चलिए तो स्टार्ट करते हैं मानसून। पहले थोड़ा हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मानसून जो है एक अरबी भाषा शब्द से बना हुआ है ना। और मानसून शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि प्रदेश में प्रभावित होने वाली हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन। इसको हम ऋत्विक परिवर्तन भी कहते हैं। तो हम क्योंकि जो भी विभिन्न मॉडल है हम देखेंगे, फिर उसी से हम भूमिका भी एक बढ़िया वाला भूमिका दे देंगे, और मॉडल आंसर ना हम एक ग्रुप में बढ़िया वाला डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल इसी से डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय मानसून एक जटिल और विशिष्ट मौसम प्रणाली क्यों है, अब आगे पता चलेगा, है ना। तो लाइन में भी देखना है कि भारतीय मौसम तंत्र जो है ना एक जटिल और विशिष्ट मौसम प्रणाली है, जो दक्षिण एशिया को विशेष रूप से भारत जलवायु प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर मतलब मानसून का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये उत्पत्ति का कारण तो देखेंगे ही, जो इसमें विभिन्न मॉडल है हम वो देखेंगे, और फिर उसका प्रसार देखेंगे। मॉडल सब कहाँ है? फिर आप जो है ना बिना बताए हमको ऑन कर दिए। चलिए, तो शुरू से शुरू करते हैं कि मानसून शुरू कैसे हो रहा है ना। तो हमें आप नॉर्मल देख लेते हैं कि पवन आखिर सबसे पहले चलती किधर से किधर की ओर है। ये सबको पता होगा कि यदि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और आई टी सी जेड के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो कोई हमें बताएगा कि आई टी सी जेड क्या है। जहाँ लो प्रेशर बनेगा वहाँ पर आईटीसीजेड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लो प्रेशर कहाँ पे बनेगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम होगा। जहाँ जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आपका डायरेक्ट सन का रे पड़ता है ना 23.5 से 23.5 के बीच में। ठीक तो है, जहाँ मतलब जहाँ कर्क सूर्य का रेखा। रे। हाँ, कर्क रेखा से हाँ कर्क सर। रेखा के बीच में, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो कर्क रेखा पे जो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कब होता है सूर्य यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, कितने मतलब कौन 21 सा जून महीना। को। तो ये 21 जून को होता है। उसके बाद फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री पे कब हो जाएगा, 3 मंथ बाद पहुंचेगा, तो कब पहुंचेगा यहाँ पे। 23 को। 23 3 मंथ जोड़ने। 21 सर कब 23 23 मार्च को सर। मार्च को। मार्च को यहाँ से ये जो होगा ना, मार्च में यहाँ होगा, ठीक। मार्च के बाद यहाँ जाएगा 21 जून को। फिर जून से वापस रिटर्न होगा, तो रिटर्न कब होगा यहाँ पे। इसको हम एक बार ना क्लियर पेज पे समझ लेते हैं, होता है इसमें गड़बड़ नहीं करना, बहुत ही सब इजी चीज़ हाँ डेट है, पता। मतलब हाँ, इसको जटिल नहीं करना है चीज़ को। कोई वाइट पेज ले लेते हैं। ये पूरा ब्लैक हो गया। हाँ, तो ये तो सबको पता होगा ना कि ये यदि बीच में सन है, और इसके चारों ओर सूर्य का चक्कर मतलब पृथ्वी लगा रही है, और चार कंडीशन होता है, पृथ्वी यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, और यहाँ रहेगी, है ना। और 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये मैप तो सबको ही देखा होगा, है ना। सुनाई दे रहा है क्या। हेलो। हाँ। हाँ सर। हम ये कह रहे थे ना कि ये चार कंडीशन होता है टोटल। और जैसे देखिए, ये तो हम बोले कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये चार कंडीशन जो दिखाई, ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, और ये अर्थ है, बीच में सन है जो राउंड करती है ना। तो और ये डालते हैं 0 डिग्री वाला रेखा चारों में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला भाग जो है ना सन के ऊपर वाले में है, इसका मतलब मैक्सिमम सूर्य का तापमान इस वाले क्षेत्र में होगा, है ना। और डेट में कोई बताएगा क्या कि चारों जो डेट होता है, कि सूर्य कर्क रेखा पे कब होती है, मकर रेखा पे कब होती है, और विषुवत रेखा पे कब कब होती है। 23 मार्च को ही ना इक्वेटर पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। एग्जैक्टली 21 जून 27 को। सितंबर को ट्रॉपिक भी। ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर हाँ, को विषुवत ट्रॉपिक कैंसर ऑफ रेखा पे पे कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक। मार्च में, 22। और एक, हाँ, और एक डेट होगा ना। सर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 23 मार्च को इक्वेटर पे, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे।
डेट? सर 23 सितंबर। हाँ, और 1 सितंबर होगा, है ना। तो हमारे यहाँ जो मतलब सूर्य लंबवत होती है, कब होती है ये? 21 जून वाली को, है ना। तो ये तो हम नहीं देखेंगे, हम अपने मानसून पे आते हैं कि मानसून होता कैसे रिट्रीट। तो इसमें 3 मॉडल दिया गया था, यदि हम यदि बुक में चलें। हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर, क्योंकि फिर भटक जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, पहला मॉडल है कि 19वीं सदी में ना सबसे पहले मतलब सोचा गया कि आखिर भारत में मतलब वर्षा हो कैसे रही है। तो पहला रीजन ये बताया गया कि समुद्र के तापमान में विभेद के कारण। तो तापमान में विभेद के कारण, जैसे अभी हम देखें कि सूर्य जो है ना कर्क रेखा पे जून में लंबवत होती है ना। तो आईटीसीएड का हम जो चर्चा कर रहे थे कि सूर्य जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी, वैसे वैसे आईटीसीएड का क्षेत्र, जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, वो भी शिफ्ट करते जाएगा, है ना। जैसे जैसे सन ऊपर जाएगी, वैसे वैसे मतलब आईटीसीएड का क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, ऊपर। तो आईटीसीएड का क्षेत्र क्या होता है, जहाँ लो प्रेशर का जो क्षेत्र बनेगा। तो लो प्रेशर जहाँ ही बनेगा, हवा उधर की ओर दौड़ेगी, है ना। ये आईटीसीएड जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे था, तो हवा यहाँ तक आती थी। और 21 जून को हम लोग चर्चा किए कि 21 जून को सूर्य कहाँ कहाँ चली जाती है, कर्क रेखा पे। ट्रॉपिक ऑफ इसका कैंसर। मतलब ये हुआ कि आईटीसीएड इस क्षेत्र में आ गई, है ना, यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो जब आईटीसीएड यहाँ आ जाएगी, लो प्रेशर, ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा यहाँ पे, लो प्रेशर का। तो तुलनात्मक रूप से जो हमारा ये सागर है, ये अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ से हवाएं क्या होगी, इधर की ओर जाएगी, है ना। तो ये हवाएं जो जाएगी अपने साथ ह्यूमिड को लेके जाएगी, आर्द्रता को लेके जाएगी। तो इस कारण यहाँ पे बारिश होगा। ये पहला सिद्धांत 19वीं सदी में दिया गया कि तापमान विभेद के कारण, कि जब और आपको पता ही होगा कि ऑब्वियसली लो प्रेशर यहाँ हो क्यों गिरा, क्योंकि ऊपर में तिब्बत का पठार है, यहाँ थार मतलब मरुस्थल है, और ये मैदानी क्षेत्र है। तो ये सब जब हीट होता है तो हवाएं यहाँ मतलब गर्म होता है, गर्म होकर हवाएं क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर सिंपल सी बात हम जानते हैं। हाँ बोलिए। बोले सर ऊपर उठेगी। हाँ, इसको हवा फिर से गर्म देखते हैं एक हवा। बार। तो पहला हम देखें कि तापीय विभेदी के कारण, कि ये क्षेत्र जब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जब गर्म होगा तो यहाँ कैसे क्या बनेगा, कौन प्रेशर, लो प्रेशर। लो प्रेशर। तो जब लो प्रेशर बनेगा तो हवा क्या हो जाएगी, यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, है ना। हवा क्या हो जाएगी, ऊपर ऊपर उठ। उठ जाएगी। तो इस हवा को भरने के लिए कोई तो हवा चाहिए ना। तो ये समुद्र से हवा इस हवा को भरने के लिए क्या हो जाएगी, दौड़ेगी। तो इस हवा को जैसे यहाँ रिक्त करने के लिए दौड़ेगी, और ये हवा अपने साथ क्या लेके जाइए, आर्द्रता। तो इस कारण जब ये और ये बीच में जो इधर पश्चिमी घाट है, या फिर इधर अरावली, यहाँ तो बारिश ना होगा मान लीजिए, फिर भी बहुत सारे पर्वत है, तो उससे टकरा के क्या करती है ये हवाएं, बारिश करवाती है। तो पहला मॉडल यही दिया गया। यहाँ यदि आप पढ़िएगा, इसको हम पढ़ते हैं अब, कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र के विपरीत तापमान के कारण मानसूनी पवन उपमहाद्वीप की ओर चलने से एक मंच तैयार होता है। और अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो सूर्य कहाँ है, कर्क रेखा पे। और लंबवत मतलब जान ही रहे हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, और ये हुआ 13.5, ये हुआ 3 रेखाएं, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, कर्क रेखा। तो सूर्य कहाँ पे लंबवत है, यहाँ पे। तो सब सोचिए, जब यहाँ पे सूर्य लंबवत है, तो मैक्सिमम मतलब जो सूर्याताप प्राप्त हो रहा है यहाँ हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कैसा मतलब टेम्परेचर अधिक होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसलिए लो प्रेशर होगा, इसीलिए हवाएं जो है ना इधर दौड़ेगी। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, हवाएं इधर आ कहाँ कहाँ से रही है ना। एक पहले फोटो बना लेते हैं बढ़िया वाला। ये रही पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, और ये नीचे का 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये हम यहाँ पे हैं, भारत, ये भारत है हमारा, है ना। तो जैसे देखिए, हवाएं जो नॉर्मल कंडीशन में चलती है ना, ये ऐसे करके चलती है, ये ऐसे चलती है, और ये ऐसे चलती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। कि ये 23.5 डिग्री से हवाएं किधर आ रही है, 0 डिग्री की ओर। और इधर से भी 23.5 डिग्री की हवाएं किधर आ रही है, 0 डिग्री की ओर। और जब ये दोनों हवाएं यहाँ मिलती है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लो प्रेशर है, 0 डिग्री के पास क्या वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, यहाँ का क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे हवाएं जब जैसे ही लो प्रेशर बनेगा, हवा क्या होगा, अब इसलिए आप देखते हैं कि हवा जब गर्म होता है तो कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। इसीलिए यहाँ नीचे से हवा इसको भरने के लिए दौड़ता है दोनों तरफ से। और फिर यहाँ हवा उठेगा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे क्या होगा, फिर से हवा नीचे उतरेगी। तो एक प्रकार का यहाँ साइकिल बन जाएगा, कि 0 डिग्री से ऊपर हवा उठा, और 23.5 डिग्री पे गिर गया, और फिर ये आएगा 0 डिग्री पे। मतलब ये हो गया एक प्रकार का क्या, साइकिल। ये वर्ष भर चलते रहेगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन मानसून वाले सीजन में क्या होता है,
ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा 23.5 डिग्री का कर्क रेखा, ये 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। तो ये नॉर्मल, अभी हम कंडीशन का बात किए, सूर्य यहाँ पे था तो, लेकिन सूर्य जब चला जाएगा 23.5 डिग्री पे, इस रेखा पे, है ना, तो सूर्य तो यहाँ चला आया मान लीजिए, तो अब जो मैक्सिमम सूर्यता प्राप्त होगा इस क्षेत्र में प्राप्त होगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, है ना, क्या बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र। तो जब यहाँ हवाएं गर्म होगी तो हवा गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। सोचिए ये हवा भी जो अभी यहाँ जा रही थी, तो अभी 0 डिग्री को रेखा को पार करके, और एक फेरल का नियम होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर जाती है, दाएं मुड़ेगी। तो सोचिए एक बंदा यहाँ खड़ा है तो उसका दाएं किधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा, तो ये हवाएं किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, है ना। तो ये हवाएं क्या जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। तो सोचिए अब इसको हम थोड़ा भारत मानसून पे आ जाते हैं कि ये रहा हमारा भारत, और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अरे वैसे भी समझा रहे, लेकिन लाइन बाय लाइन हम कर लेंगे डिस्कस, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। और ये 0 डिग्री है, तो इधर से जो हवाएं जाएगी इधर मुड़ेगी, इधर से हवाएं जाएगी इधर मुड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि इसका पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन इसको कौन सा कहेंगे। हवाएं जिधर से आती है डायरेक्शन उसी अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो ये एक रेखा हम डायरेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और इधर क्या हो जाएगा, पूरब, और इधर पश्चिम। तो हवा आ किधर से रही है, इधर से आ रही है ना। तो इसीलिए इस पवन को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। ये जो हवा जा रही है इसको क्या कहते हैं, सुनाई दे रहा है ना कि कट गया, हो गया है, हेलो। हाँ सर, सुना दे रहा था, कुछ हाँ, हो जाएगा। वही कह रहे थे कि हमारा जो मानसून है ये 0 डिग्री को क्रॉस करके इधर से क्रॉस करती है। तो इसीलिए हम जहाँ से हवा जो है ना ओरिजिनेट होती है, वो उसी उसी के अनुसार हम नामकरण करते हैं। तो ये जो हवा इस ओर जा रही है, इसीलिए इस पवन को क्या कहते हैं, हम अभी जैसे देखें कि इधर पश्चिम था और इधर दक्षिण था, तो दक्षिण पश्चिम से हवाएं आ रही है, इसलिए कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारे मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। तो और हम ये देख रहे हैं कि हवा इधर की ओर काहे चल रही है, क्योंकि सूर्य कहाँ पे है, इस रेखा पे है, यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या है, सन है, तो सन है जाएगा लो प्रेशर, मतलब तापमान बहुत अधिक होगा। जब तापमान बहुत अधिक होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो उस हवा को भरने के लिए इधर से ठंडा हवा जाएगी, है ना, और अपने साथ मतलब आर्द्रता लेकर जाएगी और इस क्षेत्र में बारिश कराएगा। ये पहला मॉडल हुआ, ठीक है। अब हम फिर से पढ़ते हैं, शायद समझ में आ गया होगा तो बताइएगा। कि कह रहा गर्मी के महीने में तापमान, समुद्र की तापमान, अच्छा छूट गया यहाँ पे, फिर से पढ़ते हैं। कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र के विभेदी तापमानी मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करते हैं। और अप्रैल मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, तो हिंद महासागर में उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है ना। जो हमारा ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन, ये वाला भाग उत्तर पश्चिम कह रहा है, जो थार वाला क्षेत्र है, मरुस्थल है, तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, न्यून दाब, मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र, वो मतलब निम्न दाब कहिए या फिर लो प्रेशर कहिए, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। निम्न दाब हो जाता है क्योंकि भूखंड के हिंद महासागर, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर की अपेक्षाकृत मतलब धीरे, ये जो है ना स्थल जो है बहुत जल्दी गर्म होता है, और तुलनात्मक रूप से महासागर जो है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो निम्न निम्न वायुदाब का केंद्र विषुवत रेखा के पार दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है, और इस दिशा में उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, जो शायद किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब जो जो मतलब टर्मिनोलॉजी आया होगा उसको एक बार हम मतलब फिर से कर देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी आया, जैसे कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को पूछ लेंगे वैसे फिर। तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो हम देख लिए कि जब सूर्य ओबियसली कर्क रेखा पर होगा तो ये जो बड़ा क्षेत्र होगा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप उत्तर तथा पश्चिम भाग में एक गहन न्यून दाब, तो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र हो जाएगा, जो थार वाला क्षेत्र, ये अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, न्यून दाब, मतलब लो प्रेशर बनेगा। उसके बाद क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर, कह रहा है कि हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है, और यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र विषुवत रेखा के पार कर रहे थे। ये पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री ऊपर वाला कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण वाला मकर रेखा है। तो वही कह रहा है कि निम्न वायुदाब विषुवत रेखा के उस पार की, मतलब इस पार का जो ये जो पवन है, इसको कह रहा है दक्षिण पूरब। तो इसलिए डायरेक्शन इसका चेक चेक कर सकते हैं, ये हो गया दक्षिण,
और ये क्या पूरब। इधर से जो पवन आ रहा है इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब। तो वही कह रहा है उस पार से दक्षिण पूरब सन्मार्गी पवन, और इस पवन को हम व्यापारिक पवन भी कहते हैं ना, सन्मार्गी पवन या व्यापारिक पवन, इसको हम व्यापारिक पवन भी कहते हैं। तो उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन को आकर्षित कर लेता है। तो ये जो अभी हम जो फोटो बना रहे थे हम बोले भी कि यहाँ से जो पवन आएगी ना इसको भी खींच लेता है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य कहाँ पे भी यहाँ पे, तो इधर वाले हवा को भी खींच लेता है। तो वही कह रहा है कि महासागर के इस पार भी जो है निम्न मतलब निम्न वायुदाब ये वाला क्षेत्र, लो प्रेशर का क्षेत्र, विषुवत रेखा के इस पार का, विषुवत रेखा के इस पार का पवन जो जिसको हम कहते हैं दक्षिण सन्मार्गी पवन को आकर्षित कर लेता है। और इन दशाओं में अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको हम कह रहे थे आईटीसीजेड, आईटीसीजेड की तरफ हो जाता है उत्तर की ओर। और इसलिए जब हम बोले कि सूर्य जहां भी लंबवत होगा वहीं पे आईटीसीजेड का क्षेत्र बनेगा, तो इसका इंग्लिश होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, उसी को कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र। तो जहां सूर्य लंबवत होगा वहीं पे आईटीसीजेड बनेगा। तो 23.5 डिग्री सूर्य कहाँ पे, यहाँ पे, तो आईटीसीजेड भी कहाँ होगा, यहीं पे होगा, है ना। तो जहाँ पे आईटीसीजेड होगा इसका मतलब यहाँ सूर्य का ताप सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब तापमान सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा या निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। इसलिए जो दक्षिण की भी सन्मार्गी व्यापारिक पवन है इसको क्या कर लेता है, उत्तर की ओर आकर्षित कर लेता है ना। पवन को आकर्षित कर लेता है और उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक सन्मार्गी पवनों को विस्तारित रूप देखा जा सकता है ना, क्योंकि वही कह रहा है जो ये पवन थी इसी का रूप दक्षिण पश्चिम मानसून ले लेता है, क्योंकि वो तो हर एक मतलब हर समय चलती नहीं है। ये रहा 0 डिग्री वाला पवन, 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री ऊपर और ये 23.5 डिग्री नीचे, है ना। तो ये जो क्षेत्र चल रहा था इसी को क्या कर रहा है, ये सन्मार्गी पवन, ये यही जब हमारे इस क्षेत्र में आकर इस डायरेक्शन में हो जाता है तो यही एक प्रकार का मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेता है ना। ठीक है फुआ। चलिए, तो थोड़ा यहाँ पे हम अब आप लोग से पूछ लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया। अब आप लोग से कुछ सवाल पूछते हैं। तो हमको अब हम सवाल ये पूछते हैं कि ये तो रहा 0 डिग्री का रेखा, और ये 23.5 डिग्री का रेखा, कर्क रेखा वाला, और ये 23.5 डिग्री वाला मकर रेखा, है ना। तो इस पवन को हम क्या कहते हैं, ये जो चल रहा है ऐसे करके, हेलो, ट्रेड विंड्स, हाँ क्या बोलते हैं, व्यापारिक व्यापारिक हाँ वास्तु। व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन, है ना। तो हम ये देखते हैं ये वर्ष भर का, ये जो साल भर ऐसे ही हवा चलती है इसी तरह, है ना। ये 23.5 डिग्री से इधर आती है और ये 23.5 डिग्री से इधर जाती है, मिलती कहाँ पे है ये दोनों पवन, कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री। ये नॉर्मल कंडीशन में जब सूर्य कहाँ रहता है लंबवत, 0 डिग्री पे लंबवत रहता है ना। लेकिन अभी हम जब मानसून की बात करते हैं तो सूर्य अभी लंबवत कहाँ कितना डिग्री पे चल जाता है, 23.5। 23.5 डिग्री पे। तो अब लो प्रेशर का जो क्षेत्र था मतलब अधिकतम तापमान पहले यदि 0 डिग्री पर प्राप्त हो रहा था, अब अधिकतम तापमान कहाँ प्राप्त होगा, 23.5 के पास। 23.5 डिग्री पे। जब अधिकतम तापमान यहाँ होगा तो पहले यदि सूर्य यहाँ था तो आईटीसीएड यहाँ था, तो अब सूर्य यहाँ आ गया तो आईटीसीएड भी कहाँ चला आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कितना कैंसर। डिग्री, 23.5 डिग्री पे, है ना। हाँ, हाँ हम ये बोले कि सूर्य जब लंबवत अब यहाँ हो गया तो आईटीसीएड भी कहाँ चला आएगा, 23.5 पे ही। 23.5 डिग्री पे। तो जब आईटीसीएड यहाँ चलाएगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र भी कहाँ बनेगा, 23.5 पे ही बनेगा। जहाँ जहाँ लंबवत होगा सूर्य वहीं पर 23.5 बनेगा। है ना। तो अब जो ये वाली व्यापारिक पवन थी, ये वाली इसको भी अब अपनी ओर खींच लेगा। अब हवा इधर की ओर नहीं जाएगी, है ना। ये वाला जो जा रही थी इधर अब हवा जाएगी नहीं, क्योंकि सूर्य कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया 23.5 डिग्री पे। इस वाले को हवा खींच कर कहाँ ले जाएगा, अब इधर ले जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, इसीलिए यहाँ जो बोला कि ये जो पूर्वी व्यापारिक सन्मार्गी पवन इसी यही जो है ना दक्षिण पश्चिम का मानसून का रूप ले लेती है। तो ये कोई बहुत बड़ा लाइन तो नहीं बोल रहा है। चलिए, तो पहला मॉडल हम ये देखें कि तापीय मॉडल था। तो तापीय मॉडल हमको बताएगा कि मतलब क्यों ये जो महासागरीय पवन उत्तर की ओर शिफ्ट होती है। ऑब्वियसली इसमें नाम में है कि तापीय, मतलब तापमान के डिफरेंट के कारण जब हवाएं क्या होती है, समुद्र से किस ओर चलती है, समुद्र से दक्षिण पश्चिम की ओर।
हाँ, मतलब इस पवन का नाम दक्षिण पश्चिम है। तो समुद्र से जब स्थल की ओर चलती है तो इसको हम एक प्रकार का, आप लोग पढ़े होंगे, स्थलीय पवन और समुद्री समुद्री पवन पढ़े हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो उसी का एक प्रकार का मानसून ये रूप है। क्योंकि जब देखिएगा हमारा प्रायद्वीप गर्म हो जाएगा तो गर्म होने का क्या क्या फैक्टर है, एक तो यहाँ पे थार मरुस्थल है, एक तो तिब्बत का पठार है, हिमालय है, और यहाँ पे अपना मैदानी क्षेत्र है। जब इसके कारण ये हीटिंग पूरा मतलब ये जो क्षेत्र है बहुत हीट हो जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हवा यहाँ से क्या होती है, गर्म हो जाती है। और यहाँ पे जब हवा गर्म हो जाएगी तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो लो प्रेशर का जब क्षेत्र बनेगा तो स्थान यहाँ खाली हो जाएगा, और इस स्थान को भरने के लिए दोनों महासागर से इधर से हवा चलती है। और यहाँ पे ओबियसली यहाँ लो प्रेशर बना है, तो इसका मतलब तुलनात्मक रूप से यहाँ हवा कम होगा, है ना। यहाँ कैसा प्रेशर बना होगा, हाई प्रेशर या उच्च दाब। तापमान कम होगा तो प्रेशर भी कैसा रहेगा। छोड़िए, उतना जटिलता में नहीं जाना, लेकिन पहला आपको मॉडल समझ में आया कि नहीं, कि तापीय मॉडल की हवाएं मतलब किधर से किधर जा रही है, इसलिए इसको तापीय मॉडल कह रहे हैं। क्या किसी को दिक्कत है क्या ये सब लाइन में ऊपर जो बोल रहा है ये इतना दूर तक। बच्चे नहीं है क्या। आ रहा है सर समझ में। हाँ, मतलब ठीक है, तो पहला मॉडल समझ में आ गया ना, तापीय मॉडल कोई हमको डिफाइन करके बताएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि लिखना भी है ना, क्योंकि देखिए ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि तीन मॉडल है, पहला तापीय मॉडल, क्योंकि देखिए एक मॉडल से सिर्फ मानसून में मतलब भारत में वर्षा नहीं होती है। पहला मॉडल है तापीय मॉडल। तो हम क्या देखें, एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि जब भारतीय उपमहाद्वीप पर लो प्रेशर बनेगा, हम यहाँ डिटेल से बताएंगे कि हम यदि इसको बताते तो कैसे बताते। हम ये कहते हैं कि सूर्य के उत्तरायण के कारण, है ना, ITCZ क्या होता है, 23.5 डिग्री पर शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो हम ऐसे बताएंगे कि सूर्य के उत्तरायण के कारण ITCZ 23.5 डिग्री पर शिफ्ट हो जाता है या फिर उत्तरायण हो जाता है, और यहाँ पे उच्च उच्च तापमान के कारण इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, लो प्रेशर बनता है। जिसके अब उच्च तापमान के कारण नहीं, आप बता भी सकते हैं, नहीं भी कोई बात नहीं है, जैसे थार मरुस्थल है अपना, तिब्बत का पठार है, तो इस कारण यहाँ क्या हो जाता है, मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। और तुलनात्मक रूप से जो महासागर है आपका, वहाँ पे तापमान कम रहता है और यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र रहता है। तो अब जब देखिएगा हवा यहाँ लो प्रेशर पे गर्म होगी तो हवा यहाँ ऊपर उठेगी। तो ऑब्वियसली जब हवा यहाँ ऊपर उठेगी तो स्थान रिक्त होगा, और इस स्थान रिक्त को भरने के लिए समुद्र से हवाएं कहाँ किधर की ओर चलती है, स्थल की ओर चलती है। और ये अपने साथ क्या लेके जाती है, ह्यूमिडिटी, और इसी कारण यहाँ पे वर्षा होता है। ये पहला मॉडल हो गया तापीय मॉडल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति परिवर्तन के संबंध में हिमालय के दक्षिण में उत्तर मतलब दक्षिण में उत्तर मैदान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जेट प्रवाह के द्वारा अपनी स्थिति प्रत्यावर्तन में भी से भी होती है। क्योंकि पश्चिमी जेट का प्रवाह इस क्षेत्र में खिसकते ही दक्षिण में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाती है, और इसी पूर्वी जेट के प्रवाह को भारतीय मानसून का प्रस्फोटन दर माना जाता है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या कह रहा है, जटिलता में नहीं जाना, बहुत ईजी है। तो जैसे देखिए अब हम बनाते हैं भारत का छोटा सा मैप। ये हमारा भारत है। तो आपको पता होगा ना ठंडी में वर्षा होता है, आपको पता है ठंडी में वर्षा जो होता है हमारे यहाँ क्यों होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो वो विक्षोभ जो होता है यही पश्चिमी विक्षोभ है ना। ये जेट है। जेट क्या होता है, जो हमारे क्षोभ मंडल के आसपास जो मतलब क्षोभ सीमा के जो नीचे हवाएं जो चलती है उसको क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। कहने का मतलब धरातल से कम 5 से 7 किलोमीटर ऊपर जो हवाएं चलती है उसको क्या कैसी पवन कहते हैं, जेट पवन कहते हैं, है ना। तो जब हाँ भूमध्य सर। सागर में, हाँ अभी बस इसको हम लिंक करते हैं, अभी मानसून से इसका कोई रिलेटेड नहीं है। हम बस इसको वैसे ही देखते हैं कि अभी जो बोले ना कि मतलब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं कि जब वो भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण होता है तो वो वाष्प गर्म होकर ओबियसली ऊपर जाएगा। तो ओबियसली चल रहा है कौन, जेट। तो जेट जो है ना अपने साथ हवाएं को लेते आता है, और इधर तो ओबियसली पर्वत वगैरह जैसे हिमालय, तो इससे जब टकराती है तो इस क्षेत्र में बर्फबारी होती है ना। तो ये बर्फबारी कब होती है मेरी, कौन मौसम में हो रही है ये, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कौन मौसम में होता है हमारे यहाँ, मानसून में होता है क्या। नो सर, दिसंबर जनवरी के आसपास होता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ना। है ना। तो या जैसे देखिए
लेकिन जैसे ही ये जो है ना सूर्य, कहने का मतलब ये पश्चिमी विक्षोभ जो भी हम कह रहे हैं, हाँ, तो सूर्य जब दक्षिणायन रहता है ना, ये जेट जो है ना, ये मान लीजिए ये वाला अपना हिमालय है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी जेट है ना, ये दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाती है जब सूर्य दक्षिण में अभी है ना। सूर्य कहाँ पे है? दक्षिण में है। मतलब ये 0 डिग्री के आसपास हो सकता है या 23.5 डिग्री के आसपास हो सकता है। तो अभी यहाँ सूर्य ऊपर में नहीं है। तो सूर्य जब नीचे में रहता है तो ये जो जेट जो है ना, इसका मन बढ़ जाता है और ये हिमालय के नीचे शिफ्ट हो जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसीलिए ये अपने साथ जो इसीलिए हवाएं अपने साथ लाती जो है। हवाएं आती हैं। हाँ, क्या बोले? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हेलो। नहीं सर, रिपीट हो गया। ओ अच्छा, चलिए चलते हैं। हाँ, ये रहा हमारा भारत और ये हम हिमालय है। तो सूर्य जब दक्षिण में रहेगा तो ये जो इधर से आ रही है जेट ना, ये पश्चिमी जेट हम जो बोलते हैं कि बारिश करवाती है, ये नीचे रहती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण मतलब ऊपर चढ़ने लगता है ना, ये जेट ऊपर, ये जो जेट नीचे ना रह के ये जेट हिमालय के उत्तर में चल जाती है ना। कहाँ चल जाती है? हिमालय के उत्तर में। तो जब ये जेट हिमालय के उत्तर में चल जाएगी तो अभी लगभग जब 23.5 डिग्री पे सूर्य आ जाता है ना, तो ये जो जेट है ये हिमालय के दक्षिण में आ गई थी, मतलब बिहार वाले क्षेत्र में, इधर यूपी वाले क्षेत्र में। लेकिन जैसे सूर्य जो है ना 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे चल जाती है, ये जेट जो है कहाँ चल जाती है? तिब्बत वाले क्षेत्र में या हिमालय के उस पार। तो उससे जो है ना एक जेट का नया निर्माण होता है, जिसको हम मतलब पूर्वी जेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी जेट। ये नया उत्पत्ति होता है जब ऊपर में शिफ्ट हो जाती है तो। और ये जो जेट है, ये बढ़िया वाला मैप बनाते ताकि, क्योंकि मैप का ही खेला है। हाँ, ये हमारा भारत है और ये हिमालय है। और ये पश्चिमी विक्षोभ जेट जो आ रही थी ना, ये ऊपर में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि सूर्य कहाँ पे है, कितना डिग्री पे? ये 23.5 डिग्री पे। यहाँ पे सन है और यहाँ पे ITCZ का क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो ITCZ का क्षेत्र है, ये वाला जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे लो प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। तो हवा सोचिए यहाँ पे गर्म होगी। और जब ये वाला विक्षोभ जो ऊपर चल जाता है ना, यहाँ एक नया जेट बनता है जिसको हम पूर्वी जेट कहते हैं। ये ऐसे चलती है, ठीक है। और ये आपको पता होगा, ये हमारा यहाँ वाला अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये पूरा ये वाला अफ्रीका है। और यहाँ पे मेडागास्कर है। मैं थोड़ा बढ़िया बना नहीं, पेज वाइट रहता ना सही रहता, ज़्यादा बढ़िया समझ में आता। ये 23.5 डिग्री का रेखा है, इसको नहीं भूलना है। यहाँ से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। तो देखिए यहाँ से हम ये बोले कि फिर से लिंक करते हैं, ये जो पश्चिम विक्षोभ है, ये पश्चिम विक्षोभ जेट कह रहे हैं, ये तिब्बत में हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है। इससे एक नया जेट उत्पत्ति होता है जो इस क्षेत्र में चलती है, जिसको हम पूर्वी जेट कहते हैं। ये वाला जो हम लाइन खींच रहे हैं ना, ये पूर्वी जेट है, ठीक है। कौन सा जेट है? पूर्वी जेट है। और सोचिए अब इसका आखिर हम यहाँ इसको क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जो ये लो प्रेशर का बेल्ट हुआ, यहाँ से जब हवाएं गर्म होंगी तो ये जो जेट है ना, अपने साथ हवाओं को यहाँ से पकड़ के ना सबको यहाँ ले आएगा, ठीक है। ये जो जेट है सबको हवा पकड़ के इधर ले आएगा। तो सोचिए यहाँ हवाएं उठ रही है और ये जेट फिर जब यहाँ हवाएं नीचे उतरेगी मेडागास्कर के पार, और फिर यहाँ से हवाएं ये इधर से दौड़ेगी। तो हम ये देखते हैं कि ये जेट का हवा जितना इधर तेजी से इधर अफ्रीका वाले क्षेत्र में आएगा, यहाँ मेडागास्कर के पास गिरेगा, उतनी तेज हवाएं इधर से रिटर्न होंगी। और हम ये देखते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग ये जेट रहेगा उतना बढ़िया भारत की मानसून होगी। ये दूसरा थ्योरी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या? नहीं। हाँ, तो समझ में आ गया ना कि जेट का खेला क्या है। कि जब पश्चिमी जेट क्या होता थी हो जाती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो एक नए जेट का जन्म होता है जिसको हम पूर्वी जेट कहते हैं। और ये जो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र है, हवा ऊपर उठी थी, उस हवा को पकड़ के कहाँ ले आता है? मेडागास्कर के पास। और यहाँ पे हवाएं जब मतलब ठंडी हो जाती है और इस क्षेत्र पे हवा उतरती है, और फिर जितना तेजी से ये जेट चलेगा यहाँ पे, उतनी तेजी से हवाएं उतरेगी और उतनी तेजी से हवाएं हिंद महासागर से होते हुए हमारे भारत में पहुंचेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ है ना, कि जितना तेज जेट रहेगा उतना तेज हवाएं जाएंगी और उतना अच्छा भारत में वर्षा होगा, है ना। कोई दिक्कत है ये दूसरा कॉन्सेप्ट में? तो कोई हमको समझा सकता है क्या ये जेट वाला खेला थोड़ा?
कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या? तो यही ना कि जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में सन आ जाता है तो फिर हाँ, जो हम हमारा बोलते जेट जाते हैं स्ट्रीम है जैसे कि वो हाँ। हिमालय के हाँ ऊपर ये हवा। शिफ्ट होने के कारण पूर्वी जेट का निर्माण होता है। पूर्वी जेट जो इसका प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो हिंद महासागर से होते हुए मेडागास्कर की ओर जाता है, फिर हाँ, रिटर्न मेरा होके। कास्कर के पास उतरता है। ठीक है। हाँ, फिर रिटर्न और ये होके बहुत। जितना। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ। हाँ, ये रिटर्न फिर जितना होते तेज हुए होगा। इंडियन ओशन होते हुए उतना ही तेज होते हुए फिर से भारत की ओर आता है, है ना? तो मेडागास्कर जैसे से। देखो। ठीक है, तो ये तेज कब होगा? जब हमारे यहाँ ना सूर्य का जो ये वाला लो प्रेशर उतना जितना स्ट्रांग होगा, मतलब ये मरुस्थल जितना हीटिंग होगा या फिर तिब्बत का पठार जितना हीट होगा, तो ये इतना लो प्रेशर यहाँ पे हीट होगा उतना स्ट्रांग ये ये वाला जेट होगा, है ना? तो ये कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉन्सेप्ट हम देखें तापमान, और दूसरा ये जेट के कारण, मतलब ये दोनों प्रभाव के कारण हमारे यहाँ देख रहे हैं वर्षा होता है। क्योंकि देखिए शुरू शुरू में अब हर चीज़ पता नहीं होता ना। पहले 19वीं सदी में शुरू में चर्चा हुआ कि हम जानना चाहे कि हमारे यहाँ मानसून प्रभावित किससे हो रहा है। पहले लोग को लगा कि ये सिर्फ तापीय प्रभाव के कारण ही होता होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं, उसके आगे भी कुछ है। तो ये बाद में हमको जेट के बारे में पता चला कि ये जेट भी है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है ना। ये जेट जितना स्ट्रांग रहता है हमारे यहाँ वर्षा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। फिर अब आगे चलते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। अब किसी को नहीं समझ में आया तो फिर हमको बताइएगा। कह रहा है कि आई टी सी जेड, हम जो बोल रहे हैं बार बार आई टी सी जेड, वही लो प्रेशर जोन जहाँ पे सूर्य क्या होता है, लंबवत होती है। तो आई टी सी जेड क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के उत्तर पश्चिम में जेट का प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट का प्रवाह इस क्षेत्र में खिसकते ही, तो वही कह रहे हैं, इसको हम बोलते भी जाते हैं फिर से लिखते भी जाते हैं, ये हमारा हिमालय था। तो वही कह रहा है जब आई टी सी जेट क्या होता है, ऊपर जाता है। ये जो नीचे में चल रहा था, ये वाला जेट इधर से आ रहा था पश्चिम, ये पश्चिमी जेट, ये जैसे जैसे सूर्य उत्तर होगा ये वाला जेट भी खिसक के कहाँ चला जाता है, ऊपर में चला जाता है ना। ये जेट यहाँ नहीं रहता है। उसके बाद कह रहा है कि भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट के प्रवाह, मतलब पूर्वी जेट का प्रवाह विकसित हो जाता है, क्योंकि हम देखें कि वो जो पश्चिमी जेट हो रहा था वो ऊपर खिसक जाता है हिमालय से, और यहाँ पे एक नया जेट पूर्वी जेट का मतलब विकसित हो जाता है, और इसी जेट के प्रवाह को भारतीय मानसून का प्रस्फोटन का जिम्मेदार माना जाता है। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या मतलब इतना सा लाइन समझने में? नहीं सर। सब तो लोग सो गए हैं नहीं? ये सच में समझ में नहीं आ रहा है या फिर मतलब बोलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर और डिस्कस किया जाएगा, उसमें क्या है। बोलेंगे नहीं तो पता थोड़ी चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं? फिर ला लीना लीना भी देख लेंगे, क्योंकि सब तो इसी से रिलेटेड है। तो कह रहा है ये मार्च और मध्य के जून के अवधि के दौरान होता है, और इस अवधि में सूर्य है ना उत्तर की ओर बढ़ता है और तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। अब वही सब लाइन रिपीट होगा। भारत में मानसून का जो समय है ना जून से सितंबर तक है, और लौटते हुए मानसून का समय अक्टूबर से मध्य का है। तो लौटता हुआ मानसून में भी देख लेंगे। वह क्रमशः वार्षिक वर्षा लगभग 74% और 13%। कहने का मतलब ये हुआ कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून की वर्षा होती है वो होती है कितना परसेंट, 74%। और लौटता हुआ मानसून जो वर्षा होती है वो कितना परसेंट होता है? 13%। 13%, है ना? तो एक बार लौटता हुआ मानसून भी देख ही लेते हैं, उसको भी काहे छोड़ते हैं, है ना? वो भी सही रहेगा। तो ये भारत है हमारा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, भारत ही है। ये 23.5 डिग्री है। तो हम देखें 21 जून में सूर्य यहाँ पे लंबवत था, लेकिन अब 21 जून के बाद सूर्य क्या कहाँ जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट होने लगेगा। तो जैसे जैसे सूर्य नीचे की ओर शिफ्ट होगा आई टी सी जेड भी क्या होने लगेगा, शिफ्ट होते जाएगा। मान लीजिए आई टी सी जेड शिफ्ट होके यहाँ चला यहाँ पे, तो आई टी सी जेड तो, हाँ हेलो, आप ही का अरे आवाज नहीं मेरा आवाज आ रहा है? मतलब कोई कुछ किन्हीं बोल का रहा है क्या? माइक ऑन होने की वजह से। ओ, चलिए, तो आई टी सी जेड इस क्षेत्र में चला आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य हम क्या बोले दक्षिणायन होगा, मतलब अब 21 जून के बाद सूर्य क्या होने लगता है, 0 डिग्री की ओर वापस आने लगता है।
तो ऑब्वियसली जब 0 डिग्री की ओर वापस आने लगेगा तो ITCZ भी और क्या हो जाएगा, दक्षिण खिसक जाएगा। जब दक्षिण की ओर खिसक जाएगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र भी किधर की ओर खिसक जाएगा, दक्षिण की ओर। तो अब जो हवाएं इधर की ओर जा रही थी, अब ये हवाएं नहीं जाएगी इधर। क्यों? क्योंकि दक्षिण अब लो प्रेशर का क्षेत्र कहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे। तो हवाएं अब किधर की ओर चलेगी, इधर की ओर चलेगी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? होगा तो बोलिएगा। तो हवाएं जब नीचे की ओर चलेगी तो ये हमारा अरब सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ से मतलब कुछ अब हवा जो है ना अपने साथ आर्द्रता लेगी, और ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अधिकतम वर्षा जो होता है उत्तर, आपको पता ही होगा कि लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है भारत में? तमिलनाडु में सिर्फ। तमिलनाडु में। तो ऑब्वियसली और जो मैक्सिमम वर्षा होगा हमारा इस क्षेत्र में होगा, लौटते हुए मानसून से। तो हम एक लाइन में बता देंगे, है ना। सूर्य के दक्षिणायन के कारण जब लो प्रेशर का बेल्ट या फिर ITCZ का बेल्ट दक्षिण ओर की ओर खिसक जाता है, तो उससे लो प्रेशर का बेल्ट भी दक्षिण ओर खिसक जाता है। तो इसी कारण जो हवा है ना ये पवन, तो ITCZ की ओर जाने लगती है, और इसी क्रम में मतलब मानसून के विपरीत प्रवाह, या फिर इस पवन का नाम भी आप कह सकते हैं। क्या होगा इस पवन का नाम? उत्तर पूर्वी होगा, क्योंकि हम बोले पवन जिधर से आ रही है उसी से नामांकन करेंगे, है ना। तो ये हो यस गया सर, उत्तर, उत्तर ये हो गया पूर्व। पूरब। तो उत्तर पूर्वी, तो उत्तर है ना, तो हवाएं किधर की ओर शिफ्ट हुए, मतलब किस डायरेक्शन की ओर चलती है, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी जो हवाएं होती है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मतलब वर्षा कराती है। और हम ये देख रहे हैं कि मानसून की हवा की विपरीत चलती है, मानसून की हवा ऐसे चलती है ना, और ये हवा इधर जा रही है। तो मानसून, इसीलिए हम हवा उत्तर पूर्वी पवन को हम क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, है ना। अरे कमांडो जी भी कहाँ चले गए, कुछ बोल नहीं रहे, वो भी निकल लिए कहीं क्या? नहीं, ड्यूटी पे होंगे। ड्यूटी पे भी थे और खाना भी खा रहे थे। अच्छा, खाना खा रहे हैं। माइक ऑन हुआ मेरा? हाँ सर। हाँ, माइक ऑन है। हाँ हाँ। तो इसमें चलिए हम मैसेज यहाँ तक। किए कि बोलिए, हम बोले रुकिए एक सेकंड। हाँ आप बताइए, अब समझेंगे अच्छा से। अरे लीजिए। ठीक है। तो देखिए हम फिर से एक बार अच्छा लास्ट में रिवाइज कराएंगे ही। तो हम ये बोले कि मानसून जो है ना मैक्सिमम मध्य जून से मतलब इस अवधि मार्च जून में होती है, और लौटता हुआ मानसून कब होता है हमारा, अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में, अक्टूबर है से। ना। और हम ये बोले कि मैक्सिमम जब वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम से मानसून से होती है, कितना परसेंट होता है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से? 73। 74%। हाँ, तो 74%। और लौटता हुआ मानसून से कितना प्रतिशत वर्षा होता है? 13%। 25.5 के आसपास। 10 हाँ, 10 देखिए के तेरह अप्रोक्स है। प्रतिशत कहता है क्योंकि और सब वर्षा होता है ना वो, मतलब पश्चिमी विक्षोभ वगैरह से, तो इसलिए इधर 13 ही दे रखा है ना। 13, 10, 13 ऐसे ठीक। तो अब ये कह रहा है कि निम्न चरण से समझेंगे, तो हम देख लेते हैं निम्न चरण। मानसून का आरंभ और उसका प्रसार, और वर्षा लाने वाली प्रणाली, मानसून का वितरण देख लेते हैं, मानसून का विच्छेद देख लेते हैं, और मानसून का निवर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून, सब सब देख। तो हम देखते हैं मानसून का प्रसार कैसे कैसे हो रहा है, हम पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन को डिफाइन करते जाएंगे। इस प्रणाली को समझने के लिए इस सिद्धांत को सामने रखे मतलब रखे गए 19वीं शताब्दी के अंत में यह माना जाता था कि गर्मी के महीने में भूमि समुद्र का अलग अलग गर्म होना तंत्र, जो मानसूनी हवाओं को उपमहाद्वीप की ओर बहने के लिए मंच प्रदान करती है, पारंपरिक तापीय अवधारणा हैली द्वारा दिया गया था। के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर फैली हुई भूमि हवा और समुद्री हवा है। तो ये इस बात का हम चर्चा कर चुके हैं, फिर सभी अब इस पे आते हैं। जो महाद्वीप और महासागर की घाटियों में अलग अलग गर्म होने से उत्पन्न होती है, जिसे समुद्र एवं भूमि, और भूमि से समुद्र की ओर दबाव प्रवणता विकास होता है, और इस तरह दक्षिण पश्चिम हवाओं का उपमहाद्वीप की ओर मानसून विस्फोटक हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से आते हैं क्योंकि ये सब लाइन सब समझ चुके हैं ना, कुछ नया नहीं बोल रहा है ये। हम ये सब चर्चा कर चुके हैं, हम अभी वही कह रहा है कि 19वीं सदी में यह माना जाता था कि मतलब अलग अलग तापमान, तो वही कह रहे थे जब सूर्य क्या हो जाता है 23.5 डिग्री पे उत्तरायण हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ITCZ का क्षेत्र भी यहाँ हो जाता है। ITCZ मतलब वही होता है लो प्रेशर का क्षेत्र, जहाँ अधिकतम तापमान होगा, जहाँ तापमान अधिक होगा निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और हवाएं क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। और इस हवा को बढ़ने के लिए हिंद महासागर से हवाएं क्या हो जाएगी, इसको भरने के लिए दौड़ेगी। और जैसे हवा अब इधर से आएगी अपने साथ पानी लेके जाएगी और इस क्षेत्र में वर्षा करवाएगी, है ना। यही तो मानसून है। कोई दिक्कत है किसी को? हम उसमें भी बोले कि इसको हम स्थलीय मानसून, इस स्थलीय समीर और समुद्री समीर भी कहते हैं। तो स्थलीय समीर और समुद्री समीर में पढ़े ही होंगे लोग, है ना। वो स्थलीय समीर और समुद्री समीर जो होता है वो भी तापमान के भिन्नता के कारण ही वो चलता है।
ये तापमान वाला पहला पहला ही मॉडल था कि जब हमारा महाद्वीप पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ हाई प्रेशर रहेगा और हाई प्रेशर से हवाएं क्या चलेगी, महाद्वीप की ओर चलेगी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। और ये जो ये हवा का डायरेक्शन ये है, तो इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, क्योंकि ये हवा का दिशा कैसा है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। हवा जहाँ से उत्पन्न होती है उसी का मतलब हम डायरेक्शन लेते हैं। तो इसका यहाँ से इधर जा रही है, ये डायरेक्शन इसका दक्षिण पश्चिम है ना। ये सही में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को ये तापीय वाले सिद्धांत में, क्योंकि नहीं। कुछ है नहीं रीजनिंग। ताप वाला में तो मोटा मोटी यही होगा कि जहाँ ताप टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हवा निकल लेगी, ऊपर हाँ उठ तो हाँ जाएगी वही तो तो। निकल लेगी। तो जो ठंडा वाला इलाका होगा उधर से हवा इधर शिफ्ट करेगा, जब शिफ्ट करेगा तो अपने साथ वाष्प या पानी लेके आएगा तो वर्षा कराएगा, यही ना होगा। हाँ कि जहाँ यदि टेम्परेचर बहुत होगा जब सूर्य, हम वैसे लिखेंगे कि जब सूर्य का उत्तरायण होगा उस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा और वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ITCZ वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा ना। और हवाएं जब गर्म होती है तो वहाँ हवाएं ऊपर उठेगी, और उस हवा को भरने के लिए क्या होता है, उच्च दाब से हवाएं चलती है। जो उच्च दाब कहाँ बना, हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर से हवाएं उस स्थान को भरने के लिए हवाएं दौड़ती है, जो अपने साथ आर्द्रता लाती है और भारत में वर्षा कराती है। ये तापीय मॉडल है ना। हम्म। आगे चलते हैं। फ्लोन। तो फ्लोन गतिशील अवधारणा के मानसून की उत्पत्ति ग्रह पर मानसून प्रवास का परिणाम है। वैसे हम बढ़िया वाला एक मॉडल हमसे डाल देंगे, इस पे हमारा लिखा हुआ है मानसून पे, इतना ये सब इतना लॉन्ग कमेंट घटाना चाहिए। हाँ हाँ, आप भी डालिएगा। वैसे ज्योग्राफी मेरा बहुत कमजोर है, इसीलिए हम ज्योग्राफी फोकस किए हुए हैं। अरे नहीं यार, अभी अच्छा अभी तक टफ लगा है, इसीलिए तुम किसी से पूछ रहे, कोई बोल ही नहीं रहा है कि टफ लग रहा है भारी लग रहा है। नहीं, अब हम फ्री ही हुए, अब हम बोलेंगे। ये सब नहीं बोले, ये सब तो ऐसे गूंगा लोग हैं। अरे सब वही हो तो गया। नहीं समझ में तो बोलना चाहिए, एक ही आदमी तो बोल रहे हैं। हम तब खाना में लगे हुए थे, पेट पूजा हो रहा था। चलिए, तो ITCZ भी समझ में आ ही गया होगा ना, क्योंकि फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ITCZ यहाँ आया है इसलिए। तो ITCZ किसको कहते हैं? ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन किस क्षेत्र को कहते हैं? जहाँ पर निम्न दाब होगा तो एरिया। हाँ, जहाँ पे क्या होगा, निम्न ताप। जहाँ पे सूर्य मतलब लंबवत सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण लो प्रेशर बनता है। और लो प्रेशर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ITCZ का क्षेत्र, है ना। यानी हाई प्रेशर, लो, मतलब कि ज्यादा तापमान हो और ये दाब कम हो, प्रेशर कम हाँ, हो। ज्यादा तापमान होगा तो हवाएं इसलिए गर्म हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ITCZ का क्षेत्र। तो जहाँ पे भी सूर्य लंबवत होगा वहाँ पे इसके ITCZ का क्षेत्र इसके बनेगा। नेम से इसको समझ सकते हैं ना, जैसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इसको बोला जाता है। तो हाँ जो हाँ, वही आपका कह रहे लाइक हैं। जो आपका जो नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स है, जो आपकी लाइक उत्तरी और पश्चिम, क्या उसको बोलेंगे, व्यापारिक पवन। उत्तरी और जो व्यापारिक साउथ पवने। हाँ हाँ, और वही जो सुनहरी। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो वो दोनों जहाँ मीट करेगा, तो इस मीटिंग पॉइंट को कह सकते हैं इंटर कन्वर्जेंस का जो नहीं है। तो इंटर ट्रॉपिकल कहाँ कर रहा है, तो ट्रॉपिक्स पे कर रहा है, इक्वेटोरियल वाले पे। तो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट, जैसे कि फ्रंट का या फ्रंटोजेनेसिस या फिर जो होता है वो वाला थ्योरी, तो उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि दोनों जो, जैसे एक तरफ से ऊपर से देखें तो एरो तिरछा करके आ रहा है, क्योंकि वो फेरेल्स का लॉ लग जाएगा। नीचे वाला ये जो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज कर रहा है। अगर आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ऊपर का जो एरो है नहीं नहीं, वो डाउन। वही तो, हाँ। ये सब हम कर चुके हैं वैसे, कि ये हम शुरू में ही एक डायग्राम बनाए थे कि यदि हम इसको अर्थ मान लें, ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री ऊपर नीचे, मतलब इसको कर्क और मकर कहते हैं। हाँ, ये 23.5 डिग्री अपना, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो हवाएं कैसे चलती है? ये रही व्यापारिक पवन है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है ये, और ये रही ये। तो हम ये हवा की नॉर्मल कंडीशन में जब सूर्य को हम देखते हैं 0 डिग्री पे हो, तो दोनों तरफ से क्या हो रही है, व्यापारिक पवन यहाँ आके सनमर्ज कर रही है ना। तो ये वाला जो जहाँ पे भी सूर्य लंबवत पड़ेगा उस क्षेत्र पे लो प्रेशर बनेगा, वहां पे दोनों दोनों तरफ से हवाएं आके टकराएंगी। और आप वैसे भी कह सकते हैं, जो अभी आप क्या बोले, कन्वर्जेंस जोन। हाँ कन्वर्जेंस जो है बस, दोनों ये यही दोनों का देखिए मीटिंग पॉइंट है। क्योंकि पता है हम लोग का फेरल लॉ कि भाई बता रहा है कि आपका जो साउथ वार्ड वाले में है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, उधर वाले में राइट की तरफ मूव करेगा। अब ये दोनों जहाँ हाँ टच कर रहा है, जहाँ कन्वर्ज कर रहा है, वहाँ एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वहाँ पे एक जोन बनाएगा, कन्वर्जेंस जोन। वो कहाँ कर रहा है, तो इक्वेटर के बेसिस पे कर रहा है, तो इसी को इंटर ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, जिसको मानसून ट्रफ भी बोलते हैं। ठीक बिल्कुल, है। वही कह ये रहे हैं ना कि यस। जहां भी सूर्य लंबवत होगी वहां पे क्या होगा, ये ITCZ, जैसे मान लीजिए सूर्य उत्तरायण की ओर होगा तो ITCZ का क्षेत्र भी क्या होगा, उत्तर की ओर खिसकते जाएगा, है ना। तो सूर्य जिधर की ओर लंबवत होगी ITCZ उधर की ओर शिफ्ट करेगा। ये हम कर चुके हैं। ये हम ये भी कर हम्म चुके हैं कि देखिए कि ऊपर यदि शिफ्ट किया तो ये पवन भी जो है ना, ये इधर की ओर मुड़ गई। हम उसमें भी बोले कि ये इधर ही क्यों मुड़ी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि फेरल्स लॉ के अनुसार हवाएं जो है,
अपने उत्तर गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ती है। मान लीजिए बंदा ऐसे सीधा खड़ा तो इसका दाएं किधर हो, इस दिशा की ओर। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, ये जो हवाएं जी कि ITZ 23 जून को जो हम कह रहे हैं ना, 23 जून को ही ना कर्क रेखा पे कितना डिग्री पे होता है, 21 जून को। तो कर्क रेखा पर यदि सूर्य यहाँ पे है तो ITZ यहाँ पे चला आएगा। तो ITZ जब यहाँ पे आएगा तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो ये वाले को हवा को भी खींचकर ITZ यहाँ ले आएगी। हाँ, ये हम जो कह रहे थे इस पवन को इधर, तो ये पवन इधर क्यों मुड़ गई, वही कह रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दक्षिण की ओर मुड़, दाएं ओर मुड़ जाती है। तो इसका दायां इधर होगा तो ये इधर हो जाएगी। तो ये जो हवा इधर चल रही है, ये इसका हम उसमें डायरेक्शन देके बताए कि यदि हम ये उत्तर पूर्व ले लें तो ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो हवाएं इधर से आ रही है, इसीलिए हम अपने पवन को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, है ना। तो इसीलिए हम अपने मानसून को क्या नाम दे देते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि हवाएं किधर से आ रही है, दक्षिण और पश्चिम से। ठीक है, आगे चलते हैं। ITCZ बता ही दिए तो थोड़ा कोरियोलिस फोर्स बता दीजिए। कोरियोलिस फोर्स, हाँ ठीक है, कर लेंगे कोरियोलिस फोर्स पे भी चर्चा, क्योंकि अभी मानसून में वैसा उसको कोरियोलिस फोर्स का कोई यूज नहीं है ना। ठीक है। उससे बढ़िया अभी हम कर लेंगे लालिनो अलिनो और ओशन, साउदर्न ओशन डायपोल वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर सर थोड़ा सा यूज तो हो जाएगा ना कोरियोलिस वाला, जो हम लोग का दक्षिण पूर्वी मानसून टकरा करके वहाँ विषुवत रेखा से जब दक्षिण पश्चिम बनता है। हाँ, क्या बोले सर? तो जो दक्षिण पूर्वी मानसून जो मेडागास्कर से सर बढ़ता है, आगे आके विषुवत रेखा से टकरा के दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है, तो वहां पे कोरियोलिस बल ही ना कारण बनता है। देखिए बिल्कुल बनता है, लेकिन हम क्या है ना कि इसमें बहुत ज्यादा उसको फोकस नहीं करेंगे उस चीज को, है ना, कोरियोलिस वाले बल को। फिर भी एक मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हम सर वो लिखे हैं अभी, तब हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लिख सर रहे हैं देखिए, उसी चीज को। कोरियोलिस फोर्स को अगर मेंशन भी करना हो तो बस इसमें ये है कि सिंपली कोरियोलिस फोर्स कहता क्या है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। किस बेसिस पे? चूंकि जो जो अर्थ रोटेट करता है उसके बेसिस, चूंकि बल्जिंग वाला पॉइंट है तो वहाँ फोर्स अप्लाई होता है। तो उसके वही बेसिस बस पे क्या सर सकते डायरेक्शन हैं, दिखाने के लिए। हाँ तो इक्वेटर हाँ, पे अभी 0 होता है वो, मान लीजिए पोल पे मैक्सिमम होगा, तो इसका ज्यादा मतलब उस तरीके से खाली सिंपली शो कर सकते हैं। बाकी ITCZ का जो शिफ्ट होता है वो कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे होता है ना, कि टेम्परेचर अगर देखा जाए, टेम्परेचर कहाँ, सूर्य का कहाँ स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्थ थोड़ा वो शिफ्ट हो, अपवर्ड शिफ्ट होता है। कब होता है? समर सेशन में। और जब क्या बोलते हैं, विंटर वाला होता है तो फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इक्वेटर से अपवर्ड कब करेगा, इक्वेटर से नीचे कब करेगा, तो वो वाला जोन है। कोरियोलिस का ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस वो दिखा सकते हैं कि कैसे मोशन चेंज हो रहा है। और ग्रेडियंट फोर्स वाला ज्यादा काम आ जाएगा, 2-3 वर्क करता है। ठीक है, फिर बढ़े ठीक है फिर। सर। हाँ, हम ये अभी हम पूर्वी जेट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से कह देते हैं, पता नहीं फिर से एक बार सवाल उठाए तो। ये पूर्वी जेट जो है ना, ये बोले कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, मतलब ये यदि हम इसको रेड वाले को हिमालय मान लें, तो जब हमारा सूर्य सूर्य मतलब कर्क रेखा पे लंबवत होता है तो इस क्षेत्र में ITCZ बनेगा। तो ITCZ जब बनेगा तो, और मतलब ITCZ बनेगा क्या, मतलब जब यहाँ सन है तो यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। और लो प्रेशर जब यहाँ सन लंबवत होगा तो हीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ थार मरुस्थल है और ये तिब्बत वगैरह क्षेत्र है। तो जब उत्तरी जो ये जेट है, मतलब पश्चिमी जेट, ये हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ एक नया जेट बनता है जो हम यहाँ देख रहे थे, जिसको हम पूर्वी जेट कहते हैं। और ये जो जेट जो है ना, मेडागास्कर के पास आके इसको हम पूर्वी जेट कहते हैं, और मेडागास्कर के पास उतरती है। तो ये जो पवन जो जा रही थी इधर से, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, तो इसको भी क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। प्लस में यहाँ जो हवाएं उठ रही है, यहाँ ये 10.5 डिग्री पे सर दिख रहा होगा, यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस हवा को भी पकड़ के क्या करती है, तेजी गति से और अपने साथ ले आती है और यहाँ पे उतारती है। और यही यही बोले कि ये जितना तेज यहाँ से आएगी उतना ही तेज यहाँ से मानसून को ले जाएगी, और ये जितना ही तेज यहाँ से ले जाएगी उतना ही तेज हमारा भारतीय मानसून होगा और उतना ही बढ़िया वर्षा होगा, है ना। ये पूर्वी जेट का योगदान था जेट वाले में। यहाँ पे देखे होंगे कि ITCZ का ये वाला दिखा रहा है कि ये ITCZ ये वाला क्षेत्र है, तो जहाँ पे ITCZ होगा वहाँ पे देखिए हवाएं को कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन देखिए ये ITCZ नीचे शिफ्ट कर गया तो ये लौटता हुआ मानसून का फोटो है कि हवाएं मतलब हवाएं क्या हो गया, हवाओं का दिशा चेंज हो गया, है ना। चलिए फिर अब देख लेते हैं कहाँ थे हम। फ्लोन की गति मतलब गतिशील अवधारणा के अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी प्रवाह का परिणाम है ना। तो मौसमी प्रवाह हो गया, क्योंकि मौसम प्रवाह मतलब परिवर्तन होता है। जैसे मार्च जून में बोले कि टेम्परेचर यहाँ अधिक हो जाता है तो हवाओं का दिशा परिवर्तन हो जाता है, तो हम इसको ऋत्विक परिवर्तन भी कहते हैं। हम इसको भूमिका में भी लिखेंगे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, मानसून एक ऋत्विक परिवर्तन का परिणाम है ना। तो वही कह रहा है कि मानसून का उत्पत्ति उत्पत्ति ग्रह पर मौसमी प्रवाह का परिणाम है, जिसमें हवाओं और दबाव की पेटियां शामिल है। ITCZ भूमध्य रेखा रेखा के पास उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनों का अभिसरण का कारण बनती है,
और ITZ भूमध्य रेखा पर स्थित कम दबाव वाला क्षेत्र है। तो ITZ वगैरह हम चर्चा कर चुके हैं कि कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जिसको हम लो प्रेशर बार बार कह रहे हैं। उसके बाद भारतीय मानसून और तिब्बत का पठार। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून परिसंचरण की शुरुआत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम तो बोले क्योंकि जब ये जितना ज्यादा हीटिंग होगी तो उतना बढ़िया लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, जितना बढ़िया लो प्रेशर बनेगा उतना तेज गति से हवाएं उठेगी, और उतनी तेजी गति हवाएं उठेगी और पूर्वी क्षेत्र उतना स्ट्रांग रहेगा, और उतना तेज यहाँ से फिर मानसून की हवाएं वापस आएगी और तो बढ़िया वर्षा होगा, है ना। फिर कोटेश्वरम, जो भी हम जेट का चर्चा किए ना, तो ये कोटेश्वरम ही मतलब उसको सबसे पहले चर्चा किए थे। कोटेश्वरम के जेट स्ट्रीम के सिद्धांत के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत उष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट के भारतीय मैदान के तिब्बती पठार की ओर उत्तर स्थानांतरित। वही हम बोले कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है तो ये जो हिमालय के दक्षिण में जो ये जेट चल रहा था, ये वाला ये जेट क्या हो जाता है, उत्तर में शिफ्ट हो जाता है, माना हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है, अभी हम इस सब चर्चा कर चुके हैं। तो भारतीय मैदान से तिब्बत की पठार की ओर उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। वास्तव में कोई भी एक सिद्धांत अकेला भारतीय मानसून के तंत्र को व्याख्यायित नहीं कर पाता है ना। इससे पहले तापीय सिद्धांत देखे, इसलिए कह रहा है कि कोई एक सिद्धांत जो है ना भारतीय मानसून को व्याख्यायित नहीं कर सकता है। सभी सिद्धांत को मिलाकर एक पूरी तस्वीर समझ में आती है, और यह कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के हिस्से में कम दबाव का ITZ क्षेत्र के उत्तर की ओर शिफ्ट मतलब से जुड़ा है। वही बोले कि जब तक ITZ उत्तर की ओर ही मतलब जहाँ रहेगा ITZ, ये 21 जून देखते हैं हो जाता है, और ITZ भी इसी क्षेत्र में आ जाता है। तो यही कह रहा है कि कम दाब का क्षेत्र जो ITZ के उत्तर की ओर शिफ्ट से जुड़ा है ना, उत्तर की ओर जब ITZ शिफ्ट होता है तो मानसून को भी क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये भी एक कारण है जो संक्षेप में जेट धाराओं के उत्तर की ओर शिफ्ट होने और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं। ठीक है, इतना कुछ बोलना आप लोग को अब समझ में आया है कि नहीं आया। हम तो मतलब दो थ्योरी अब तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पहला तो लो प्रेशर वाला है ना, एक ITZ वाला, और तीसरा है जेट प्रवाह वाला। तो तीनों हमको लगता है कि क्लियर होगा शायद, है ना। किन्हीं को यदि कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अब वितरण में आ जाएंगे फिर। शॉर्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखिए अभी तक दो थ्योरी बताएं शायद। तो मानसून का जो उत्पत्ति है दो तरीके से बताएं। एक थर्मल थ्योरी बता रहे हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण कि हो सकता है एक जगह हॉट होगा, एक जगह लो मतलब ठंड होगा। जहाँ ठंड होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे गर्म होगा वहाँ लो प्रेशर होगा। और हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कैसे ब्लो करता है, हमेशा हाई टू लो करता है। तो हाई टू लो करेगा तो उसके चक्कर में फिलिंग अप होता है, मूवमेंट ऑफ विंड्स वगैरह होगा, वो उठेगा। उसके साथ ओशियन करंट या जो भी हो वाटर को ले जाएगा, मॉइस्चर को ले जाएगा। उससे क्या होगा, बादल का फॉर्मेशन वगैरह होगा, तो वहाँ पे बारिश वारिश होने का संभावना बनता है। एक तो टेम्परेचर वाला बेसिस है। दूसरा पॉइंट वो बता रहे हैं कोटेश्वरम का थ्योरी, तो वो रिलेशन बता रहे हैं मानसून और एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहाँ पे, तिब्बतियन प्लेट्यू, मगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात किया है वो चीज़ है। और एक ITCZ वगैरह का कंसेप्ट है कि ITCZ वगैरह के थ्रू क्या हो रहा है कि ऊपर और नीचे जो कन्वर्ज कर रहा है उसके थ्रू क्या हो रहा है, ITCZ के ऊपर जो है वो हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर वाला वो बन रहा है, तो उसके कारण वो उठ रहा है। उठने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन बन रहा है, तो वहाँ मानसून हो रहा है। तो ये वाला चीज़ है। तीन अभी तक थ्योरी वगैरह बताए थे, आगे है ना। बताएं तो सर। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका अब जो है ना वितरण का प्रणाली है, तो अब ये तो कुछ रहा नहीं। तो देखिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते चल जाते हैं कि भारत में दो वाहिक प्रणाली है, और एक तो पश्चिम बंगाल वाला शाखा है, कहने का मतलब दो शाखा है। एक तो पश्चिम बंगाल का शाखा हो जाएगा, है ना, ये हमारा, ये यदि हम इसको भारत मान लें तो ये शाखा इधर से हवा जाएगी और दूसरा इधर से, और ऊपर में तो हिमालय। तो ये कह रहा है कि उत्तर के मैदान में इलाकों में वर्षा लाती है। तो उसके बाद दूसरी दक्षिण पश्चिम मानसून अरब शाखा है, भारत के पश्चिम तटों पर वर्षा करवाती है। इसको हम पहले अपने अपने भाषा में समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ लेंगे, है ना, तो बेहतर रहेगा सर। चलिए, तो एक छोटा सा मैप बना लें ऐसे करके। ये हमारा हिमालय ऊपर में हो गया। तो एक शाखा जो है इधर, आपको सबको पता ही होगा, ये पश्चिम घाट मतलब पश्चिम घाट है ना, और यहाँ पे अरावली पर्वत है। तो जैसे देखिए अब बरसात ही हम कराएं, एक शाखा तो इधर वाली होगी और एक शाखा इधर वाली होगी, और ये हमारा हिमालय है, और ये एक पर्वत यहाँ पे अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है। यहाँ पे किसी को कष्ट नहीं होगा इतना, है ना। तो पहला शाखा हम चलते हैं, ये अरब सागर वाला, जो हम सबको पता ही होगा, अरब खाड़ी है ये। तो अरब सागर वाला शाखा जो है ये, एक तो यहाँ पे बहुत सारा गैप पड़े होंगे, थाल घाट, भोर घाट। तो देखिए क्या है ना, ये पश्चिम घाट पर्वत मतलब बहुत हवाओं को उस पार जाने नहीं देती है। तो जाती कैसे, कुछ कुछ घाट के माध्यम से हवाएं उस पार जाती है, और मैक्सिमम जो वर्षा है ना, ये यदि पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट के इस साइड ही वर्षा हो जाता है। तो यदि हम ये कहें, ये यदि पश्चिम घाट है
तो पश्चिम घाट के मानसून टकराती है और लगभग वर्षा इसी साइड कर देती है। तो इधर वाला क्षेत्र जो है ना वो सूखा रह जाता है ना। तो हम जैसे देखते हैं विदर्भ वाला क्षेत्र जो भी, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृष्टि क्षेत्र कहते हैं ना, वर्षा वृष्टि क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा होती नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट के इस वाले क्षेत्र में ये सूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा जो है ना पर्वत के इस ओर ही हो जाता है, उस ओर वर्षा होती नहीं है। और कुछ उस ओर अधिक होती भी वर्षा, ये कुछ जो घाट से, जो कहते हैं पालघाट, थालघाट और भोरघाट, ये सबसे जब हवाएं उस पार चल जाती है तो इस क्षेत्र में कुछ वर्षा कराती है, अदरवाइज पश्चिम घाट की इसी ओर वर्षा होता है। ठीक है, उसके बाद ये हवाएं धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। तो यहाँ पे नर्मदा और तापी दो नदियां हैं ना। तो नर्मदा और तापी दो नदियां हैं, इसी के माध्यम से फिर मानसून इधर एंटर करता है और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश वगैरह, इस क्षेत्र में यूपी वगैरह, यहाँ पे ये शाखा वर्षा करवाती है। उसके बाद देखिए ये पवन यही नहीं रुकती है, फिर ये जो है ना गुजरात होते हुए सीधा इधर की ओर एंटर करती है। और हालांकि हम देखते हैं कि अरावली जो है ना ऐसे लंबवत है इस दिशा में, तो अरावली यदि ऐसे रहती तो ये हवाओं को रोकती, लेकिन अरावली हम देखते हैं क्या है, ऐसे है। तो हवाओं की ये दिशा में पड़ जाती है, समानांतर है, इस कारण ये हवाओं को रोक नहीं पाती है और इस कारण यहाँ वर्षा अरावली नहीं करवा पाती है। तो और ये मानसून सीधा यहाँ से निकल जाता है, बिना वर्षा करवाए हुए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है। उसके बाद ये सीधा यहाँ हवाएं कहाँ चल जाती है, दिल्ली को निकल जाती है। तो एक शाखा हुआ, हम देखें कि ये इस शाखा से क्या क्या हुआ रफ्तार वाले से। एक तो पश्चिम घाट के इधर पूरा ये पश्चिम साइड में वर्षा करवाई, पूरब साइड में जो भी वर्षा कराई वो घाट वगैरह से, जो पूर्वी हम बोले कि थालघाट भोर घाट से जो वर्षा कराई कुछ क्षेत्र में, अदरवाइज ये क्षेत्र सूखा रह गया। या फिर नर्मदा और तापी के माध्यम से जो वर्षा करवाई ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में वर्षा करवाई। उसके बाद ये हवाएं जो है ना ऊपर की ओर फिर आगे निकली गुजरात और राजस्थान से होते हुए, क्योंकि हम बता देंगे थोड़ा कि राजस्थान में वर्षा होती नहीं है वास्तव में इससे, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो मानसून पवनों के समानांतर पड़ जाता है, इसलिए वो हवाओं को, मानसूनी पर्वत हवाओं को रोक नहीं पाती है और ये हवाएं फिर आगे निकल जाती है और दिल्ली वाले क्षेत्र में वर्षा करवाती है। एक तो ये शाखा हो गया है ना। और दूसरा शाखा पे आते हैं जो बंगाल की खाड़ी से फिर ज्वाइन करेगा। तो हम ये देखते हैं इधर भी बहुत सारी नदियां हैं, है ना। तो एक तो शाखा ये नदियों के माध्यम से इधर एंटर करेगा इसको जैसे और अगर इस क्षेत्र में सम अप करना होता है। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए, अब आवाज आ रहा है। अच्छा जा रही, पता नहीं नेटवर्क इशू। तो अगर इसको सम करना हो, जैसे साउथ वेस्ट मानसून है तो वो ओरिजिन से पता चल रहा है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपका नॉर्दर्न वाला, जो ऊपर वाला बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट, उस वाले में नॉर्दर्न इंडिया में क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंसोलेशन वगैरह ज़्यादा मिल रहा है, तो टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई रहेगा, इसका मतलब क्या है कि लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। तो वहाँ लो प्रेशर है। इवन हमारा जो इधर अरेबियन सी वाली की बात करेंगे तो वहाँ पे ओशियनिक है, तो ओशन पता है कि थोड़ा लेट से गर्म होगा। तो वहाँ पे क्या है कि लो टेम्परेचर रहेगा इन कंपेरिजन टू दैट। तो लो टेम्परेचर है तो वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। ठीक है, तो वहाँ लो है, यहाँ हाई है। तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट वाला चीज़ वो ला रहा है, और जहाँ पे लो रहेगा उसके बेसिस पे वो आगे फ्लो करेगा। तो उस तरीके से देख सकते हैं कि गैप क्रिएट कर रहा है कि लैंड मास और ओशियन वाले के बीच में। तो ये वाला जो अरेबियन सी का जो ब्रांच है वो क्रिएट करेगा उस तरीके से, एक वो जोन क्रिएट कर रहा है, और वहाँ से वो उठाएगा पूरा जो भी मॉइस्चर वगैरह है उसको कैरी आउट करेगा। उसके बाद फिर वहाँ से जो भी मूवमेंट ऑफ वो क्या है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन, जो भी कंडेंसेशन वगैरह सारा कुछ होगा। और इसमें अलग अलग फैक्टर होता है, जैसे इसमें तिब्बतन प्लेटू है जो आगे क्रॉस नहीं करने दे रहा है। तो एक तो हीटिंग हो रहा है, साथ में क्या कर रहा है तिब्बतन प्लेटू वगैरह उसको रोक रहा है आगे जाने से। तो वो वाला चीज़ हो गया। इसीलिए देखेंगे कि इधर वाला लीवर्ड साइड है जो आपका राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, ये वाला पोर्शन कभी भी रिसीव नहीं करता। जो आपका नॉर्थ वेस्ट का रीजन है वो आपको, और साउथ जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है उसके थ्रू नहीं जा पाता वहाँ पे पानी। तो एक वो इशू हो गया। दूसरा है कि परमानेंट हाई प्रेशर रहता है साउथ इंडियन ओशियन में, हमेशा से वो बना रहता है, चूंकि ट्रैप्ड रहता है वो पानी वानी में। तो हमेशा से हाई वो प्रेशर सेल बना रहता है, चूंकि टेम्परेचर जो है बिल्कुल लो रहता है। कंपेरेटिव बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी बनता है, और ITC जेट का भी एक रोल आ जाता है यहाँ पे। तो ये 4-5 फैक्टर है जो कि क्रिएट करवाता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो वो एक रीजन बनता है किस तरीके से हम लोग जो लाइक अपना 72 या 74% जो भी है, या 2-3 मंथ का जो हमारे पास एक कैनवास रहता है उसमें हम रिसीव करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ ये चीज़ है। बाकी सर मूव करें दूसरे वाले। हाँ तो ये हम वितरण देख रहे थे, वितरण में किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। हम देख लिए वितरण में कहाँ कहाँ वर्षा होता है, तो घाट के माध्यम से होता है, नदी के माध्यम से होता है। और ये हमारे गुजरात और राजस्थान में वर्षा कराते हुए राजस्थान में कम वर्षा कराती है क्योंकि अरावली समानांतर है ना। फिर वो दिल्ली की ओर निकल जाती है ना। तो यहाँ तो हम देख चुके, अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी जो पवने आ रही है वो कहाँ कहाँ वर्षा करवाती है ना। तो क्योंकि वहाँ हमको बताना होगा थोड़ा, मानसून का मॉडल बताएंगे, फिर हम थोड़ा बताएंगे कि वर्षा का वितरण, हम मैं भी बताएंगे थोड़ा, एक वर्षा का अच्छा रहेगा, उससे 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। तो हम ये देखिए कि इधर जो भी नदियां हैं उसके घाटी के माध्यम से मानसूनी पवनें प्रवेश करती है और यहाँ वर्षा कराती है। ठीक है।
हाँ, तो ये हम ऊपर में देखे हिमालय पर्वत है, और अभी हम बोले यहाँ पे अराकानियोमा है पर्वत, जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर बनाती है ना। तो जैसे देखिए अब यहाँ से और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है पूरा। तो यहाँ से हम तो बोले कि इधर घाटी एंटर करेगी, और ये हुगली वगैरह और गंगा वगैरह के क्षेत्र में वर्षा कराएगी, और ये हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए वर्षा आगे कराते हुए आगे चलेगी। और हम ये भी देखेंगे कि सिंपल सी बात है, यदि आपके पास 100 रुपया पैसा है और यदि आप बांटते जा रहे हैं तो बिजली धीरे धीरे कम होते जाएगा, है ना, लास्ट में हो सकता है जीरो बचे। तो वही कंडीशन इस हवा के साथ भी है। ये बरसाती शुरू से यहाँ से कराते जा रहे हैं, इसका मतलब आगे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास पानी का मात्रा धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे ये हवाएं बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जहाँ दोनों हवाएं मर्ज करते हैं, या फिर उत्तर उत्तर वाले क्षेत्र में, वहाँ पे धीरे धीरे, या फिर तभी देखिएगा तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होता है। तो हम ये देखें कि नॉर्थ ईस्ट में जब हवाएं आती है, वहाँ पे गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ना ये टीपाकार बेल्ट है, वहाँ पे हवाएं जाके फंस जाती है, इसलिए आप देखते होंगे कि मानसीराम में ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये वाला क्षेत्र है, ये ये वाला, जब हम मानसून हवा इधर से एंटर करती है तो इधर से अराकानियोमा पर्वत उधर हवा जाने नहीं देता है, इसलिए हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। इधर उत्तर में हिमालय पर्वत है, वो भी हवाओं को रोक के रखता है, तो हवाएं क्या होता है, इधर टिल्ट कर जाती है, इधर मुड़ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि किशनगंज बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा इधर होता है, किशनगंज वाले क्षेत्र में, है ना। क्यों? क्योंकि ये हिमालय के गिरिपथ वाला क्षेत्र में है, तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज वाले क्षेत्र में होता है। तो क्यों? क्योंकि वर्षा जो पवन है ना, उसको हिमालय उस पर जाने नहीं देती है, तो हवाओं को मजबूर होकर उसी के समांतर से बहना पड़ता है और इसी क्षेत्र में वर्षा करवाती है। ठीक है, तो दूसरी शाखा से हम वर्षा देखें कि नॉर्थ ईस्ट में वर्षा करवाती है, और जिसमें दो महत्वपूर्ण पर्वत, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हिमालय पर्वत जो हिमालय को, मतलब मानसूनी पर्वों को रोक के रखती है, पवनों को। और दूसरी बात है ये अराकानियोमा पर्वत, जो कि हवाओं को ये भी क्या करती है, रोक के रखती है, और यहाँ पे इस नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। तो वर्षा को हम फॉरेस्ट से भी एक बार मतलब कर सकते हैं कि वैसे हम प्रभाव बाद में देख लेंगे, है ना। तो आप एक बार बताएंगे कि दोनों शाखा से कहाँ कहाँ वर्षा होती है, कोई बताएगा क्या? हाँ सर, आगे जैसे चलिए। एक तो जी जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, सर, बोलो। हाँ, इसके कारण सर जो क्या बोलते हैं, ये वेस्टर्न घाट की तरफ हुआ, एक तरफ इंडियन ओशन से एक शाखा का, दूसरी शाखा से मतलब कि अरबियन सी से अगर जो पवनें उठेगी वेस्टर्न घाट की ओर होते हुए अरावली होते हुए वर्षा करवा देगी। और इधर आते हैं देव बंगाल वाले साइड से, तो अराकामा जो हिल है उसके उसके मतलब ईस्ट साइड है, नहीं वेस्ट साइड में जो हमारा गारो खासी जयंतिया हिल है, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा करवाती है। बिहार में देखें तो कटिहार वाला क्षेत्र में ज़्यादा, किशनगंज वाला क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती और वर्षा वृष्टि क्षेत्र कहाँ पे है वैसे भारत में? लद्दाख में है। विंडवर्ड विंडवर्ड बोल रहे हैं ना सर, या फिर हाँ, वर्षा लीवर्ड? वृष्टि क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है, अभी हम बोले कि वेस्टर्न घाट है। के तो इस साइड वहाँ पे, राजस्थान ये सब पश्चिमी जो विदर्भ पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में कह सकते हैं, केरल में सर्वाधिक होता है ना, इस साइड में वर्षा नहीं होती है। क्यों? आप तो देख ही लिए, हम लोग अभी चर्चा किए कि ये जो पर्वत है ना, हवाओं को रोक के इसी साइड वर्षा करवा देती है। तो पवन यदि उस पार एक भी जाता है एग्जाम्पल तो भी वो दे सूखा सकते हैं। जाता है। हाँ बोलिए। जैसे मुंबई में 70 सेंटीमीटर बारिश होता है, वहीं 150 किलोमीटर दूर नागपुर में मात्र 7 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि 70 से लगभग 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 mm का बारिश होता है बस। यहाँ 700 सेंटीमीटर कितना 700 mm बारिश होता है मुंबई में। वही कह रहे हैं कि हवाएं जहाँ भी माउंटेन, मतलब वही बोले कि अब मान लीजिए अब पश्चिम घाट के उस पार हवाएं गई, अब ये तो क्योंकि उसके पास यदि 100 रुपया था तो वो तो टोटल इधर दे दी 90 रुपया। अब उसके पास पानी है ही नहीं, उधर यदि गया भी पवन तो उसके पास पानी है ही नहीं, उधर बारिश करेगी, है ना। इसलिए इधर वाला क्षेत्र वृष्टि वाला क्षेत्र हो जाता है। एक तो राजस्थान वाला भी क्षेत्र बोले कि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होता है। वहाँ अरावली पर्वत सीधे पैरेलल उस रोड की डायरेक्शन ईस्ट है। अरब सागर से जो भी पवनें बहती है वो अरावली माउंटेन के ठीक पैरेलल होकर चली जाती है, रुक नहीं पाती, जिसके कारण की वर्षा नहीं हो पाती। जैसे देखिए अब हम कुछ पॉइंट यहाँ बता रहा है वितरण में, तो अब तटीय मौसम संबंधी स्थिति हम देख चुके हैं, जहाँ पे कहने का मतलब तट पे यदि पर्वत वगैरह है वहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा। उसके बाद हम अफ्रीका के पूर्वी तट पे हम भूमध्य सागर का जो जेट स्ट्रीम का प्रभाव था वो भी हम देख चुके। जो हम पूर्वी जेट का बात कर रहे थे वही कह रहा है ना, जो मेडागास्कर का एक मैस्करीन द्वीप है, वो जो जहाँ हम जो बोल रहे थे ना, पूर्वी जेट जहाँ पे बैठती है जाके, उसको मैस्करीन द्वीप कहते हैं। तो मेडागास्कर के बगल में ही है, तो वहीं पे बैठती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट था जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं।
है ना। ITCZ के बारे में भी देख चुके हैं, पर्वतों की स्थिति भी मतलब वर्षा पर ये प्रभाव डालती है। हम जैसे अराकानियोमा को देखें, हिमालय को देखें, यदि हिमालय ना रहती, यदि ये अराकानियोमा ना रहता, तो मानसूनी पवनें क्या होती, निकल जाती सीधा, है ना। हो सकता है बिहार और यूपी में जो अभी वर्षा होता तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता। नॉर्थ ईस्ट में जो वर्षा होता है बहुत कम होता, होता कि नहीं। आवाज आ रहा है ना। आ रहा है। आप कह रहे तो एलिनो लालिनो कर लें क्या। हम्म एलिनो लालिनो कर लें। कीजिए, फिर से रिपीट हो जाएगा क्या बात। देखिए सर, वो एल नीनो ला नीना से पहले यहाँ एक कंसेप्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे ये हाँ था कि बोलिए। डिफरेंट वेरिएबिलिटी दिख रहा है कि मानसून का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे रिपीट हो रहा है साउंड। सर थोड़ा माइक वगैरह ऑफ कीजिएगा। हाँ वेट करते हैं। सरवन करके जिनका आईडी है ना। देख लीजिए ना, माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिए, नहीं तो फिर क्लियर आवाज नहीं जाएगा। ठीक है। अब बोलिए, तो अब देखिए, क्लियर। ठीक है, जैसे मानसून था तो मानसून वाले में आपको दिखा कि दो आपका जो भी है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले से हम रिसीव करते हैं। उसका भी वेरिएशन है कि अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच वगैरह जो भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एक तो रीच की बात करेंगे तो कैसे केरला कोस्ट वगैरह से उधर से तरफ जाएंगे और किधर कम सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला और जो आपका इधर नॉर्थ वेस्ट वाला जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाता है चेरापूंजी वाला रीजन पे ट्रैप की वजह से। तो ये वेरिएबिलिटी दिखेगा कि मानसून में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें, बीच में अरावली पड़ रहा है तो वहाँ ट्रैप कर रहा है, ऊपर में देखेंगे तो वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो आ रहा है वो अचानक से आ रहा है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ये सब दिख रहा है कि वेरिएबिलिटी है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एक अगर इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखेंगे तो मानसून क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डायरेक्टली रिलेट करता है कि अगर मानसून अगर आ रहा है सही से तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह उस तरीके से बढ़ेगा। तो फूड ग्रेन्स की बात कर ले, वेजिटेबल्स की बात कर ले, फ्रूट्स की, हॉर्टिकल्चर की बात कर ले, तो ये फूड प्राइजेस को भी एक कह सकते हैं कि या स्टेपल क्रॉप्स जो भी हो, तो मतलब हमारा चूंकि एग्रीकल्चरल ड्रिवन ही इकोनॉमी है, हमारा बेसिस ही वही है, तो हमारा पूरा पूरा इकोनॉमी डिपेंडेंट है इस पे। इन्फ्लेशन हो गया, जो भी आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, जीडीपी की बात कर ले, फार्म जीडीपी की बात करें, जो आपका जितना भी रिलेट हो सकता हो, जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले में जो भी जहाँ जहाँ लिंकेजेस ऑफ दिस है, तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं कैसे ये वेरिएबिलिटी है, मतलब कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का इकोनॉमी, हर एक चीज़ यहाँ से इम्पैक्ट करेगा अगर मानसून का वो जो बोल सकते हैं कि इनवेरिएबिलिटी या फिर उस तरीके से डिफरेंसेस दिखेगा। तो वो वाला एक एंगल रख सकते हैं माइंड में, बैक ऑफ द माइंड। इसका जरूरत नहीं है आप, बट अगर हो सके बीच में अगर डालना हो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे वैसे में तो काम आएगा क्योंकि डाइवर्सिटी वाला है हमारा लैंड मास वगैरह, तो वो चीज़ है। बस यही ऐड करना था सर, बाकी आप स्टार्ट नहीं करें। नहीं बिल्कुल, इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि इंसान इंडियन मानसून, क्योंकि अब देखिए हर एक चीज़, चाहे हमारा एग्रीकल्चर, तो अभी हम कहते हैं ना कि 75% लोग आज भी एग्रीकल्चर में ही है, तो इस पे तो जरूर डिस्कशन किया जाता है ना। हम्म, क्योंकि ठीक है, मानसून को वैसे जुआ भी कहते हैं। अब ये अलग हम्म। एस्पेक्ट था, हमें लगा अच्छा सब मिल के चर्चा करते, कोई ना ना, कोई अच्छा कोई किया। नहीं, मतलब इसमें वही है कि उसका सिग्निफिकेंस वगैरह, जैसे एक अगर कहीं पॉइंट आ जाए कि इंडियन मानसून का सिग्निफिकेंस क्या है, तो जोग्राफिकल वाले वे में तो जाएंगे ही जाएंगे। इकोनॉमिकल, सोशल बिल्कुल और बिल्कुल जो भी आपको पॉलिटिकल वगैरह जो भी दिख रहा हो तो उसमें कि उस तरीके से दिखा सकते हैं, तो वो वाला भी एंगल बिल्कुल थोड़ा उसको। मोड़ा ऐड ऑन कर हाँ, सकते हैं। नहीं बिल्कुल उस ठीक। पॉइंट को दिखाना ही है, क्योंकि फिर हम मानसून पढ़ते ही क्यों है कि नहीं, इसलिए कि हमारा एक मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक। तो आगे चलते हैं, ये मानसून विच्छेद है क्या। मानसून विच्छेद वही होता है, कुछ दिन वर्षा होता है फिर कहीं नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम ये दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1-2 सप्ताह में वर्षा ना हो तो इसको मानसून विच्छेद करते हैं। मानसून का निवर्तन या लौटना मानसून तो हम देख ही लिया है ना, जब सूर्य का स्क्रीन दक्षिणायन। स्क्रीन आपका बंद हो गया। ओह ऐसा हो गया है। बोले थे म्यूट नहीं कर। हाँ तो किया गया ना सर, क्या कीजिएगा, पास नहीं आ रहा था। अब अब आ रहा है। हाँ तो मानसून का विच्छेद देख चुके हैं कि जब वर्षा हो फिर कुछ दिन, 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह तक कंटिन्यू मानसून के काल में वर्षा ना हो, उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। वही मानसून निवर्तन भी हम चर्चा कर चुके हैं, जब सूर्य क्या होता है, लौटने लगता है या फिर दक्षिणायन होने लगता है, तो वही फिर हवाएं क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में या फिर उत्तर पूर्व में जो हवाएं यही चलती है, क्योंकि सूर्य का जो मतलब दक्षिणायन होता है उसके कारण 90 से 8 की ओर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है और लो प्रेशर नीचे बनता है और हवाएं फिर
उस ओर आकर्षित होती है, और ये हवाएं जब इस डायरेक्शन में होता है तो फिर हमारा मानसून का निवर्तन या लौटना हुआ मानसून कहते हैं, जो हमारे यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होता है। हम देख चुके हैं कि कुल वर्षा का लगभग 13% लौटता हुआ मानसून से होता है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में होता है, क्योंकि तमिलनाडु आप एक बार यदि फोटो बना दें तो इसे बना चुके हैं, तो बना दीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो ये हमारा क्योंकि यदि हम सूर्य को दक्षिणायन यहाँ मान लेते हैं, ITCAD यहाँ चलाया, सन यहाँ पे है, तो लोग देशर का क्षेत्र यहाँ बन गया है ना, तो हवाएं इधर की ओर आकर्षित हो रही है। तो महाद्वीप के ऊपर यहाँ पे ऑब्वियसली वर्षा इसलिए नहीं होगा, पवन तो चल रही है यहाँ पे, लेकिन इनके पास पानी है नहीं। तो जब पानी है नहीं तो वर्षा कहाँ से करेंगी। अब तमिलनाडु में वर्षा इसलिए हो जाता है कि इधर जो बंगाल की खाड़ी से हवा जो चलती है, तो यहाँ से ये हवा पवन थोड़ा आर्द्रता उठा लेती है, इस कारण यहाँ वर्षा हो जाता है ना। और कोई वजह नहीं है कि बिहार में वर्षा काहे नहीं होना चाहिए, क्या कि ह्यूमिड नहीं है, हवा तो चल ही रही है। तो मानसून का निवर्तन हो गया। अब विशेषता देख लीजिए एक बार, और देखिए वही सब बातें जो हम लोग अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं ना, वही सब रिपीट होगा, बस थोड़ा डाटा फैक्ट होगा कि मानसून वर्षा मुख्य रूप से स्थलाकृति को नियंत्रित करती है। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि स्थलाकृति बहुत ज़्यादा निर्धारित करती है भारतीय पवन को। पश्चिमी घाट का जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, हिमालय का हम लोग देखे, अराकानियोमा पर्वत देखे, फिर वो अरावली वाला देखे है ना उदाहरण। जैसे पश्चिम घाट के पवनोमुखी 250 सेंटीमीटर है ना, ये पश्चिम घाट के इधर कह रहा है, ये 250 सेंटीमीटर वर्षा अधिक होता है। और फिर उत्तरी पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट में भारी वर्षा पर्वतों को, श्रृंखला को ही दिया जाता है ना, हिमालय को। तो वही लाइन रिपीट कर रहा है यहाँ पे। अगला लाइन फिर देखते हैं कि समुद्र से दूरी दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में गिरावट आता है। हम वही बोले कि यदि भैया आपके पास 100 रुपया आगे बढ़ते जाएंगे और बांटते जाएंगे तो आपके पास पैसा कम हो जाएगा। तो वही बात है, तो मानसूनी पवनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वर्षा का मात्रा कम होता है, क्योंकि इनके पास आर्द्रता है ना कम होते जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, तो पटना में 105 सेंटीमीटर ही होता है। पता ही चल रहा है, जैसे दिल्ली में मात्र 56 सेंटीमीटर। तो आगे जैसे बढ़ रही है हवा, मतलब वर्षा का मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक उसके बाद गर्मियों में बारिश होती है, और काफ़ी मात्रा में अफवाह और मिट्टी का कटाव होता है ना। आप ये सब चीज़ पढ़ ही चुके हैं, जब हिमालय, जब आप लोग शायद डिस्कशन कर रहे थे हिमालय नदियाँ, तो नदियों जो उधर से अवसाद बहुत ज़्यादा लाती है, और हिमालय से तो पानी बर्फ पिघल ही रहा है। और जब मानसून के सीजन में जब वर्षा होता है तो और ज़्यादा नदी में पानी, मतलब पानी हो जाता है, तो बाढ़ का भी एक कारण बनता है, जिससे मिट्टी और मतलब मिट्टी वगैरह का कटाव होता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था मानसून का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कुल बारिश का 3/4 जो हम कहते हैं ना 70, 75 से 80% वर्षा मानसून से ही होती है। और इसका स्थानिक वितरण असमान है, जैसा कि देख चुके, कहीं 12 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है तो कहीं 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। उसके बाद कभी कभी एल नीनो का प्रभाव के कारण बारिश की शुरुआत में काफ़ी देरी होती है, और कभी लालिनो से बाढ़ आ जाता है। तो इसको पता ही होगा सब। तो हम लोग अभी जो वो सर कह रहे थे, तो सब इस पे चर्चा कर देख सकते हैं, है ना, कि कृषि के उत्पादों में क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सरकारी वित्त पर दबाव, और व्यापार संतुलन। तो अब एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जनरल पॉइंट होगा जो सबको पता होगा ना, तो फिर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कृषि उत्पादकता पे प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई एक आदमी को डिफाइन करे, है ना, बेहतर रहेगा, क्योंकि पढ़ने से क्या फायदा है, जनरल पॉइंट होगा। तो कोई बताए कि कृषि पे यदि वर्षा ना हो तो कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। सूखा पड़ेगा सर, सूखा नहीं पड़ने के कारण खाद्यान्न सुनाई नहीं उत्पादन पड़ रहा है समस्या क्या, आवाज़ नहीं जा रहा है क्या। हाँ सर। हाँ, तो कोई एक आदमी बोलिए, फिर दूसरा आदमी बोलेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई एक आदमी फिर डिफाइन करे कि कृषि उत्पादकता पे मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है। सर मानसून अगर सामान्य नहीं होगा तो सूखा उत्पन्न होगा, या सूखा प्रभावित हो, सूखा का दिक्कत होगा, जिसके कारण खाद्यान्न समस्या, फिर पानी का पानी का समस्या, इरिगेशन समस्या, मतलब ये सब तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा एक्चुअली में एग्रीकल्चर को ही। ये वाला हो गया सर, और कुछ ऐड करेंगे। बार बार ना इसके म्यूट हो जाता है। हाँ ठीक है। तो आज जैसे है ना, इसमें हम कृषि उत्पादकता पे बिल्कुल दिखा सकते हैं, हम इसको जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ सकते हैं ना, कि ऑब्वियसली वर्षा नहीं होगा तो कहने का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना पानी कम मिल रहा है, तो उससे उत्पादकता तो कम होती ही है। उसमें जो पोषण का मात्रा है ना, वो भी क्या हो जाता है, उत्पाद मतलब फसलों में कम हो रही है। जब पोषण उत्पादकता हो रहा है, पोषण की मात्रा कम है, तो पहले से हमारे यहाँ कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है ना। तो यदि हम लग रहा है कि हम खा रहे हैं उतना ही, लेकिन उसमें पोषण की मात्रा कम रहेगी, तो कुपोषण की समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। ये कृषि उत्पादकता। उसके बाद कोई बताएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें देखिए बहुत बहुत कुछ
मतलब छोटा-छोटा चीज़ है उसको भी डाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आप ग्रो कर रहे हैं किसी चीज़ को भी, तो एक तो होता है कि क्रॉप फेल्योर वगैरह, अब मे बी ड्रॉट की वजह से या फिर फ्लड की वजह से या तो ओवर मानसून हो रहा है या तो बिल्कुल रिसीव नहीं हो रहा है। तो इर्रेगुलरिटीज़ ऑफ मानसून या फिर अनिश्चितता जो बात करते हैं, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और विद द रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, मतलब मात्रा के रूप में भी और उसके रूप में भी कि टाइम भी इसका फिक्स नहीं है, कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो उसके वजह से बहुत सारा क्रॉप फेल्योर होता है। तो उसके जगह पे आप रूरल हो या अर्बन हो, दोनों जगह दिखा सकते हैं जहाँ भी क्रॉप वगैरह लगेगा। तो एक है डिफिशियंसी ऑफ वाटर हो जाएगा, तो अब ग्राउंड लेवल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड टेबल अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो देख रहे हैं कि हम हरियाणा और जो दिल्ली वाला केस बन रहा है कि वहाँ का वाटर लेवल या वाटर टेबल जो है बहुत नीचे चला गया है। तो स्पेशली वैसे एरिया जहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप लाइक राइस जैसे क्रॉप्स लगाए जाते हैं ना, वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो अगर वैसे वाले जगह हैं तो और ज़्यादा वो उसको मतलब क्रिटिकल कर देगा, मतलब अदर वाले एस्पेक्ट में भी कि जो हमारा प्लांटेशन है, जैसे कि अब क्या है कि एग्रीकल्चर उसके साथ एलाइड सेक्टर भी है, तो लाइव स्टॉक के लिए प्रॉब्लम है वो, फिर एज अ ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम है, अगल बगल में प्रॉब्लम पानी की आ जाएगी। तो मतलब ओवरऑल द प्रॉब्लम है। उस ऊपर से क्या होगा कि जितने भी लाइक यूट्रोफिकेशन वाला प्रोसेस होता है और जो भी प्रोसेस वगैरह होता है जिसके थ्रू सॉइल का फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो वाला चीज़ भी जाएगा। तो बेसिकली वही मिला जुला के कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी खत्म होगा, एलाइड जो सेक्टर होता है उस पर लाइव स्टॉक वगैरह उसके प्रोड्यूस पे, उसके खाने वाने पे उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्रॉप फेलियर की वजह से जो भी जीडीपी वीडीपी का जो भी लॉस वॉस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो भी हम डिपेंडेंट है वो वाला चीज़, तो वो वाला चीज़ एक होगा। और कहीं ऐसे जैसे विदर्भ वाला जो इलाका है और जो गुजरात विदर्भ वाला महाराष्ट्र वाला जो इलाका है उस तरफ देखेंगे तो फार्मर सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, सॉरी। उसका हाँ रीजन कहीं बिल्कुल। ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं रीजन भी है कि चूंकि वो फेलियर हो जाता है, जो बोला जा रहा था अभी कि मानसून एक जुआ है, तो जुआ किन के लिए, जो डिपेंडेंट है इन पे। तो स्पेशली सबसे ज्यादा डिपेंडेंट क्या है, तो एग्रीकल्चर वाला प्रोड्यूस भी इन पे डिपेंडेंट है। तो उनके लिए वो मेजर चैलेंज या मेजर सेटबैक हो जाता है, जिसके थ्रू उनको कड़ा डिसीजन लेना पड़ जाता है। तब उसका सोशल वगैरह जो भी इम्पैक्ट दिखाना हो तो दिखा सकते हो, ये मेजर प्रॉब्लम है। बाकी और भी है ना? आएगा। ठीक। तो नहीं, सही बात है। जैसे हम डाटा तो दे ही सकते हैं, 800 मिलियन जैसे कि हम कहते हैं गांव में रहते हैं और जीडीपी का हमारा ये योगदान देता है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात है कि हम यदि हम कहते हैं ना विश्व को भी यदि हम खाद्यान्न निर्यात करते हैं, यदि हमारा खुद में यदि स्थिति ऐसा खराब रहेगा और हम कहते हैं जनसंख्या 1 करोड़ 141 करोड़ पहुंच गई है, तो दूसरी बात है कि खुद की जनसंख्या को पोषण करना, फिर हम कहते हैं विश्व में सुपर पावर बनना चाहते हैं दूसरे राष्ट्र को, यदि हम जब तक खुद में आत्मनिर्भर नहीं होंगे दूसरे राष्ट्र को कैसे पोषित करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ एक एंगल तो हम विदेशी वाला एंगल तो जोड़ेंगे ही, है ना, क्योंकि ये भी स्ट्रेटजी एक प्रकार से है। और दूसरी बात है कि कोई और बताएगा कि जैसे कि सरकारी वित्त पर क्या दबाव पड़ता है इसके? तो एक सर विदेशी वाले में वो जाएगा कि एक्सपोर्ट हब बनाना चाह रहे हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट हाँ हब वाले बिल्कुल। में कितना जो है, जो हमारा फिजिकल डिफिसिट होता है राजकोषीय घाटा का जो भी हमारे पास निबंधन है, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको लोन वगैरह लेना पड़ेगा इसको काउंटर करने के लिए। तो फिजिकल डिफिसिट का जो गैप है वो भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये है। जी सर बोले। हाइपर इन्फ्लेशन भी होगा सर। इसमें तो अभी नहीं जा रहे हैं, बट ठीक है, इन्फ्लेशन बोल सकते हाँ हैं सर, हाँ। हाइपर वाले में ज़्यादा चले गए हैं। ठीक। और और सर जैसे सरकारी वित्त दबाव पे और कोई पॉइंट, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यदि उत्पादन नहीं होगा तो सरकार को सब्सिडी देना पड़ जाता है, जैसे डीजल पे, पेट्रोल पे, है ना? चाहे फसल बर्बाद हो गया तो उस पे दिया जाता है ना? तो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं इस पे, है ना? तो कोई लोग जरूर बोले, अच्छा हाँ लगेगा। मतलब अगर इसका पॉलिटिकल एंगल भी जाएगा और वो एंगल भी जाएगा कि जैसे मान लेते हैं कि अगर वो बार बार फेलियर हो रहा है और लोन वेवर ऑफ करने के लिए वो लोग, जो एग्रीकल्चर टाइप का नहीं होता है कि वो अपना लोन वेवर ऑफ कर केसीसी देते हैं, वाला। तो बैंकिंग वाले पे एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो फिर गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर सकती है। तो ऐसे ही बर्डन बनेगा और बैंकिंग वाला भी सिस्टम हो सकता है कि आगे डिनाई करे कि हम जो है इनको पैसा वैसा देंगे। तो एक वो एंगल बन रहा है। दूसरा ये एंगल बन रहा है कि प्रोटेस्ट वगैरह का एक रीजन बन जाता है इसकी वजह से कि भाई बार बार वो आ रहा है, आप एमएसपी भी प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, एमएसपी भी आप नहीं दे रहे हो उस तरीके से हर एक क्रॉप वगैरह पे। तो एक मोनोकल्चर वाला जो एक होता है ना कि स्टेट डिक्टेट करता है कि आपको क्या ग्रो करना है, तो उस वाले सेंस में भी कह लेंगे कि अगर ऐसे बार बार होगा तो स्टेट भी जो अभी देते हैं कि जैसे ऑयल वाले में हम आत्मनिर्भरता या पल्सेज वगैरह में आत्मनिर्भरता चाहते हैं, तो ये वाला डिक्टेशन होगा, ये कहीं ना कहीं फेल होने लगेगा फिर, अगर ये बार बार होता है तो वो हाँ चीज़ है। वही कहा था सर, इसको यदि हम और कहें कि जैसे हम कहते हैं ना कि अभी जैसे कुछ पॉइंट हम लोग चर्चा किए कि पंजाब और जहाँ पे यदि बोले कि हरित क्रांति वाले क्षेत्र में विशेषकर जल का डिफिशियंसी है, तो रीजन बस हम एक ही देखते हैं कि वहाँ पे धान उस क्षेत्र में है नहीं सूटेबल, फिर भी लोग किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की एमएसपी वाली पॉलिसी है ना, ये इसको बढ़ावा देती है धान उत्पादन करने के लिए। तो हम कहते हैं कि आप जो जैसे हम बोले कि ऑयल सीड उत्पादन किया जाए, पल्स उत्पादन किया जाए, तो हम धान के उस क्षेत्र में सब्सिडी ना देकर हम अन्य फसलों को गारंटी दें किसानों को, जो किसान मांग भी कर रहे थे कि भैया किसान गारंटी दे दीजिए कि यदि आप पल्स हम उत्पादन करते हैं आप उस पर सब्सिडी दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं किसान यदि इससे धान से शिफ्ट करके दूसरे क्रॉप्स पे यदि चले जाते हैं ऑयल सीड पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये वाटर की समस्या है ना, हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, है ना? जो हम लीगल एमएसपी की बात करते हैं, और
तो फिर जल संकट से थोड़ा बहुत उपाय हो सकता है, उस क्षेत्र में निजात पाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे थे एक आर्टिकल और बोला भी जा रहा था कि सरकार ऐसा भी नहीं है कि जैसे धान खरीदती है तो सब्सिडी देती ही है, और धान खरीदती सब्सिडी देती है, प्लस में पेज सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, उर्वरक के लिए बहुत प्रकार की सब्सिडी देती है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलिए, आवाज़ नहीं आ रहा है ना। तो व्यापार संतुलन पे एक पॉइंट ये बोल ही दिए, तो और किसी को कुछ बोलना है इस पॉइंट पे, फिर नहीं तो आगे बढ़ा जाएगा। क्या नेटवर्क वाला ठीक है स्थिति कि निकल लिया नेटवर्क? हेलो हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक आवाज़ आ रहा है ना? हमें लगा कि चल गया आवाज़। है। ना आ रहा है। पता ही नहीं चलता ना टेलीग्राम में कुछ। चलिए, एलिनो लालिनो थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना, छोटा ही। फिर से शेयर कीजिए स्क्रीन। ओह अच्छा। कहाँ फायरिंग करते हैं पता है। सर पता ही नहीं चलता है हमको क्या चल रहा है। मानसून के कारण सर एसडीजी गोल भी तो उसका उस पर भी तो इम्पेक्ट होगा सर। हाँ, फिर से बोले, आवाज़ नहीं आया आपका। बोले सर, मानसून अगर ढंग से नहीं होता है तो एसडीजी गोल जो हम लोग 17 रखे, अब तो 18 हो गया, उस पर भी तो डायरेक्टली उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे नो बिल्कुल आप, पॉवर्टी है, जीरो हर है। बिल्कुल इस बात को आप निष्कर्ष में दे सकते हैं यदि ठीक है आप, क्योंकि ज्योग्राफी में हमको लगता है ना कि हम लोग यदि ज्योग्राफी तो ठीक रहेगा, लेकिन हाँ इस पॉइंट को बिल्कुल ऐड किया जा सकता है ना। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसलिए वो तो फूड वगैरह पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और फूड तो टोटल जनता से जुड़ी हुई है, एसडीजी तो वही है, गरीबी भुखमरी। आगे चलें क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? सच में स्क्रीन दिख रहा है नहीं? हेलो। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, फिर चलते हैं आगे, है ना। तो देखिए, दो बच्चा है, एक है एल नीनो और एक है ला नीनो। तो ये तो सबको पता ही होगा, एल नीनो कैसी जल धारा है ये, गर्म है या ठंडी है? गर्म। एल नीनो कैसी जल धारा है? वार्म जिसको नहीं, हाँ, जिसको वार्म नहीं करेंट आता है सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? बोले सर वार्म करेंट है। हाँ, ये वार्म है, और वैसे भी याद रख सकते हैं, जिसको यदि नहीं याद होगा उस उनके लिए ये ट्रिक है कि जिसमें अलिनो मतलब ओ से आग होता है, आग गर्म होता है तो अलिनो गर्म होगा। लालिनो में ओ नहीं आता है ना, और अलिनो में ओ आता है, ओ मतलब आग, आग मतलब गर्म होता है तो अलिनो गर्म जल रहा होगा। चलते हैं यहाँ से आगे। ये जनरल बता है, ऐसे ये मजाक था, सीरियस नहीं लेना है इसको। तो एक मैप बना लेते हैं पहले, छोटा सा, तो समझ में आएगा। चलिए, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है बगल में। ये हमारा पेरू का यहाँ पेरू है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पेरू क्षेत्र है। थोड़ा समझ लीजिएगा, वैसे आपको इधर डिटेल वहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको लगता है। जब देखिए, जब ये सूर्य होता है दक्षिणायन, मतलब होता है दक्षिण में। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य क्या है, दक्षिण में है। तो जब दक्षिण में है सूर्य, तो अरे यार सारा तो मिट ही गया, बचा क्या। हाँ, यहाँ पे सन है, तो हवाएं मतलब यहाँ जो गर्म जलधारा भी है ना, इधर की ओर शिफ्ट आपको शिफ्ट हो जाती है। आपको पता होगा यहाँ एक जलधारा चलती है जिसको पेरू की जलधारा कहते हैं, है ना। तो नीचे से आ रही है ये जलधारा, कैसी होगी, ठंडी हो गई या गर्म होगी? ठंडी होगी। हमबोल्ट जलधारा। हाँ, ओबियसली हम बोल्ट या पेरू की जलधारा कहते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जलधारा जो नीचे से आती है या फिर इधर ऊपर से आती है, वो जलधारा का प्रवृत्ति कैसा होता है, वो ठंडी होती है या गर्म होती है? ठंडा होगा। ऑब्वियसली ठंडा होगा, है ना। क्योंकि ये हमारा यहाँ ध्रुव वाला क्षेत्र है, तो ये पूरा बर्फ ही है ना। इस क्षेत्र से जो भी पानी ऊपर की ओर जाएगा 0 डिग्री की ओर, ये हमारा 0 डिग्री का लाइन है, तो ये 0 डिग्री की जो भी और नीचे से लाइन जाएगा पानी, वो फिर वो ठंडा होगा। और यहाँ 0 डिग्री से जो भी नीचे की ओर आएगा उसका प्रवृत्ति कैसा होगा, गर्म होगा या ठंडा होगा? ऑब्वियसली
जो 0 डिग्री के पास है यहाँ सूर्य, तो हम इसको गर्म वर्षा होगा क्या सर। हुआ? बोलता है। हाँ गर्म होगा। सर ऐसे भी तो हाई प्रेशर टू लो लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा, तो हम जानते हैं कि जीरो प्रेशर के पास लो प्रेशर है, तो हम जितना दूर रहेंगे उतना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ेगा हवा। ठीक है, आगे चलें। ठीक। तो जैसे देखिए, हाँ, ये इस क्षेत्र में जो है ना, यहाँ पे सूर्य यदि यहाँ पे है, यहाँ यहाँ से जो इधर से जो हवाएं आ रही, मतलब पानी आ रहा है, ये कैसा पानी आएगा? गर्म आएगा। और यहाँ पे मिश्रण होता है, और ये जो पानी है मिश्रित होके हमारा ये वायु राशि यहाँ लो प्रेशर की ओर जैसे जैसे से फिर, मतलब ये जो सूर्य हम बोले यहाँ था, लेकिन सूर्य जैसे जैसे फिर उत्तर की ओर शिफ्ट करेगा तो हवाएं फिर इधर ऊपर की ओर जाने लगेगी, है ना। तो मान लीजिए 0 डिग्री के पास सन चला आया, तो अब हवाएं किधर किधर की ओर जाएगी? इधर की ओर। तो वायु राशि भी ना इधर की ओर जाती है। तो हम ये बोल रहे थे, यहाँ से ये गर्म हवा के मिल गया, यहाँ पे गर्म पानी, ये जो है ये 0 डिग्री से जो आया ये गर्म जलधारा था, और यहाँ के मिल गया। और यही जलधारा फिर हम देखते हैं ना, इसके सहारे ऑस्ट्रेलिया के सहारे इधर चला आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक और जलधारा बहती है। ये मान लीजिए यदि हम ये ऑस्ट्रेलिया, यदि हम फोटो इसको दिखाते हैं ये, और ये 0 डिग्री इधर एक हवा मतलब जलासी चलती है ऑस्ट्रेलिया की साइड, तो ये ठंडी होगी या गर्म होगी? 0 डिग्री से नीचे आ रही है तो गर्म। गर्म होगी। कोई दिक्कत नहीं, किसी को होना नहीं चाहिए, है ना। ये हवा गर्म है, और सोचिए इधर से आ रही है ये वाला इधर से जलधारा, ये तो ये एक तो पहले से गर्म थी, ये आई और इसको गर्म कर दी। तो सोचिए कि हम ये थोड़ा इसको हम और एक बार डिटेल से देख लेते हैं। जब ये गर्म हो जाएगी, और एक बार हम भारत में ये इस हवा को ले आते हैं थोड़ा। ये जलराशि जब धीरे धीरे इंडोनेशिया वाले क्षेत्र को पार करके यहाँ हिंद महासागर में चलाती है, तो हम अब एक बार फिर से मानसून को याद करते हैं कि मानसून की स्थिति को हम देखे क्या थे। मानसून की स्थिति को हम ये देखे थे कि भारत पे कैसा प्रेशर था? लो प्रेशर, है ना। कैसा प्रेशर था? लो प्रेशर। हाँ, जब सूर्य यहाँ पे था तो यहाँ लो प्रेशर था। और लो प्रेशर मतलब क्या है? यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए निम्न दाब का क्षेत्र बना। तुलनात्मक रूप से समुद्र क्या था? ठंडा था। क्या था? ठंडा। ठंडा था। लेकिन ये जो जलधारा आया ना पेरू वाला, ये महासागर को गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया इंडियन गर्म ओशन। कर दिया। तो अब सोचिए कि ये भी बंदा, ये भी गुस्सा में है और ये भी गुस्सा में है, तो समझौता तो हो नहीं पाएगा। कहने का मतलब समझौता तब होता है एक कि चलो ठीक है, गलती को स्वीकार करें, मतलब दोनों एक नॉर्मल टाइप का हो, एक थोड़ा गुस्सा में हो, तो वहाँ ठीक बढ़िया चलता है रिश्ता। लेकिन क्या होता है ना, एक ये बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, दूसरी बात ये भी गुस्सा में हो गया, तो ओबियसली अब यहाँ से जो जलधाराएं मतलब हवाएं जो भारतीय महाद्वीप की ओर जा रही थी, ये हवाएं अब नहीं जाएगी। क्यों? अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। क्योंकि यदि हम ये भारत का देख लें, ये वाला क्षेत्र तो गर्म क्षेत्र है। और अब क्या है ना कि हवाएं भी, ये जो महासागर है ना, ये भी गर्म हो गया। तो पहले हम देख रहे थे हवा क्या हो रहा था ना, ये मतलब हवाएं पवन ये इस ओर जा रही थी, लेकिन जब ये खुद ही गर्म हो गई ना, तो अब ये भारत की ओर अग्रसर नहीं हो रही है। तो हम ये देखते हैं ना, इस कंडीशन में मानसून बहुत वीक हो जाता है, ऑब्वियसली वर्षा नहीं होगा। क्यों? हाँ, तो ये जब ये समुद्र मतलब गर्म हो जाएगा, तो हवाएं क्या होगी? भारतीय महाद्वीप की ओर नहीं जाएगी, या बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत कम जाएगी। तो भारत पे वर्षा कम होगा या ज़्यादा होगा? जब हवा इधर से बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत कम जाएगी, तो वर्षा क्या होगा? कम होगा फिर। कम होगा, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि एल नीनो की स्थिति में समुद्र क्या हो जाता है, मतलब नॉर्मल स्थिति से क्या होता है, समुद्र का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में भी लगभग मतलब लो प्रेशर का ही क्षेत्र की तरह मतलब व्यवहार करने लग जाता है समुद्र। और पवनें ये भारतीय महाद्वीप की ओर तुलनात्मक रूप से बहुत कम जाती है, और इस कारण भारतीय महाद्वीप, भारत पे जो है ना वर्षा क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं ना, एल नीनो में वर्षा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं कि ये भारत के बारे में क्या हो जाता है, ये भारत है हमारा, भारत को याद रखना। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ से एक जेट चला था, ये यहाँ अफ्रीका के पास उतर रहा था। ये तो इतना तो सबको पता होगा, हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं ना। ये जो जेट है ना, ये ये यदि इसको मतलब ये ज़्यादा स्ट्रोंग रहा जेट, मतलब ये ज़्यादा ये क्षेत्र यदि तुलनात्मक रूप से तिब्बत वाला और ये थार वाला ज़्यादा गर्म हो गया और लो प्रेशर ज़्यादा स्ट्रोंग रहा, तो जेट उतना ही स्ट्रोंग रहेगा। तो जेट यदि जितना स्ट्रोंग रहेगा, ये हवाओं को ना पकड़ के ले जाएगा, मतलब भारत की ओर, और यहाँ पे वर्षा होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, जब पूर्वी जेट जब ज़्यादा स्ट्रोंग रहेगा, तो ये अल नीनो की स्थिति में भी वर्षा हो जाती है। लेकिन जब ये पूर्वी जेट ही वीक पड़ जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ अल नीनो में कंडीशन में वर्षा बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये अल नीनो वाला कंडीशन समझ में आया किसी को क्या?
सर देखिए ऐसा नहीं है क्या, ये पश्चिमी घाट जो है हमारा, पश्चिमी घाट इधर से मतलब एयर गई हवा, तो पश्चिमी घाट में गैप है कुछ कुछ, तो मतलब क्या वो जा करके ये बारिश कराने में सक्षम नहीं होगा। जब टकराएगा तो फिर हवा ऊपर उठेगी, फिर वो संघनन होगा, फिर वो बारिश होगी। देखिए हम कह रहे हैं कि देखिए वो तो हम नॉर्मल कंडीशन में ये सब बात कर चुके हैं ना, कि जो गैप वगैरह होता है हम वो अपने मानसून के सीजन में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वो सब चर्चा कर चुके हैं हालांकि। लेकिन हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अल नीनो वाले कंडीशन में साफ वर्षा होगी, हम ऐसा कहाँ कहते हैं, है ना। हम ये कह रहे हैं कि जब ये जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि पूर्वी जेट जो है ये जितना स्ट्रोंग रहेगी, अल नीनो की स्थिति में भी भारत में वर्षा होगी, तुलनात्मक रूप से कम होगी, लेकिन वर्षा तो होना ही है भले कम हो, क्योंकि महासागर गर्म हो गया। जब महासागर गर्म हो गया तो वाष्पीकरण, मतलब ये इधर की हवाएं उठेंगी नहीं, मतलब इधर भारत की ओर जाएगी ही नहीं। जब भारत की ओर जाएगी नहीं तो फिर ऑब्वियसली जब इधर से आर्द्रता लेकर ही नहीं जाएगी तो बारिश उधर कम आकर आएगी, है ना। और लेकिन ये उत्तरी पूर्वी जेट यदि स्ट्रांग रही तो पकड़ के ले जाएगी उसको कि चलो भैया जाना ही पड़ेगा साथ में, है ना। तो ये हमारा अलीनो के कंडीशन में मतलब ये स्थिति होता है, जब पेरू की जलधारा क्या हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए हमारे आती है और ये हिंद महासागर को गर्म कर देती है। उस कंडीशन में यहाँ क्या होता है, प्रेशर मतलब लो प्रेशर का जैसा कंडीशन हो जाता है और महासागरीय पानी गर्म हो जाता है, और यहाँ हवाएं हवाएं तुलनात्मक रूप से महाद्वीप की ओर क्या होती है, कम अग्रसर होती है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर शायद सबको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बोलिएगा, फिर से समझाया जाएगा, शुरू से शुरू किया जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है, और इसका भाषा तो मुझे समझ में आता है। प्रशांत महासागर का गर्म होना, तो अभी हम जो फोटो बनाए थे वो प्रशांत महासागर था, पता नहीं बोले भी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अरे वो फोटो बना ही देते हैं भाई। तो ये हमारा इधर हो गया, ये हो गया। चलिए, तो ये वाला क्षेत्र हमारा प्रशांत महासागर क्षेत्र था, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये क्षेत्र प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। और यहाँ पे पेरू की जलधारा थी और ये ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए हिंद महासागर पहुंची थी और ये हमारे क्षेत्र को गर्म की थी। और गर्म जब हो गया हिंद महासागर तो यहाँ से तुलनात्मक रूप से हवाएं हमारे मतलब भारतीय महाद्वीप पे कम गई और वर्षा कम हुआ, है ना। तो ये तो छोटा मोटा शॉर्ट में ये सीन था। अब हम देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कि प्रशांत महासागर का गर्म होना, पूर्वी प्रशांत महासागर में सतहों की जल में असामान्य रूप से गर्म के संदर्भ को दर्शाती है, विशेष रूप से पेरू के तट, है ना। तो हम ये कैसी जलधारा की बात कर रहे हैं, गर्म होने की बात कर रहे हैं। इंसो एलिनो साउदर्न ओशियन इसको कहते हैं, शायद इंसो का वही फुल फॉर्म होगा। इंसो का हिस्सा है, इंसो मतलब वही होता है कि इंसो मतलब एल नीनो साउदर्न ओशियन कहते हैं इसको हम। यह एल नीनो दक्षिण दोलन का चक्र का मतलब गर्म का चरण है, जो महासागर और मंडलियों के बीच की एक जटिल और अंतःक्रिया है। इसको हम अति अब इसको फोटो के माध्यम से भी हम समझ लेंगे। उसके बाद एल नीनो का मतलब कारण क्या है, कि व्यापारिक फसलों का कमजोर हो जाना और अपवेलिंग की कमी। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे फोटो के माध्यम से, है ना, ये दोनों कारण को। अभी तक किसी को कष्ट नहीं है ना कोई? नहीं सर। नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अरे हमको पता नहीं चलता है ये व्हाइट पेज लेना कैसे, सीखना पड़ेगा। ऐसे सुनिए, कोई बोर होगा तो बता दीजिएगा हमको, ठीक नहीं नहीं, है, आस चलिए इस टॉपिक खत्म कर लीजिए। हाँ बस थोड़ा सा ये है, क्योंकि थोड़ा ये सब ना अब बिना मैप का होगा नहीं। ना, बिना मैप तो कुछ संभव नहीं है इसमें। चलिए, तो ये 0 डिग्री लाइन है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पूरा प्रशांत महासागर हो गया, ये हम जहाँ खड़े हैं भारत है हमारा, और ये आपका इंडोनेशिया और ये आसान कंट्री वगैरह। चलिए, तो पहला ये कह रहा है कि व्यापारिक पवनों का कमजोर होना। तो व्यापारिक पवन कमजोर आखिर हो क्यों रहा है? जैसे देखते हैं कि हवाएं, सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होगा, तो उत्तरायण जब होगा तो हवा क्या होगा, ये ऊपर की ओर हवा उठेगा। हेलो।
आवाज जा रही है ना? आ रही आ रही। ठीक है। चलिए, पहला कारण बता रहे थे कि व्यापारिक प्रभाव का कमजोर होना है, और दूसरा ऑयलिंग की कमी है। उसके बाद एलिनो का प्रभाव। प्रभाव में सबको मतलब पता ही होगा कि वर्षा कम होती है, सूखा हो जाएगा और वैश्विक मौसम में प्रावधान हो जाएगा। और आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव नॉर्मल पॉइंट है, उसमें हम देख लेंगे प्रभाव को। थोड़ा हमको काम है ना, थोड़ा देर में हम बाद में इसको चर्चा कर लेते क्या एक बार? हेलो मिस्टर कमांडो। हेलो। हाँ सर। इसको थोड़ा हम लेट से कर लेते क्या एक बार? एक बार पढ़ लेते फिर, है ना? ठीक है।